रहस्यों का स्वामी अध्याय 911। अजीब दृश्य। क्लेन ने नीचे अपनी हथेली की ओर देखा और उसकी आंखों में सोने का सिक्का झलक रहा था। ये सिर था। इसका मतलब ये था कि क्लेन को खुद को देखने के लिए कठपुतली की आंखों का उपयोग करना चाहिए। ये रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के बाद क्लेन झिझक रहा था। उन्होंने एंजो को भूरे कोहरे के ऊपर भेजने के लिए एक अनुष्ठान आयोजित करने के बारे में सोचा। ऐसा करना अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित था, जिससे प्रयास करने से पहले उसके आध्यात्मिक शरीर को होने वाली क्षति और भ्रष्टाचार को पर्यावरण द्वारा पूरी तरह से जांचा जा सकता था। हालांकि उन्हें संदेह था कि उन्हें कोई परिणाम नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि फेट पाथवे के बेयंडर्स उसके शरीर पर रहस्यमय स्थान के प्रक्षेपण को देख रहे थे। धूसर कोहरे के ऊपर वह विशिष्टता अब मौजूद नहीं रह सकती है। यह एक हाथी के शरीर का निरीक्षण करने के प्रयास जैसा था। वह इसे बाहर करने के बजाय अंदर ही कर रहा था। अपनी उंगलियों को एक साथ दबाते हुए उसने अपना मन बनाने से पहले काफी देर तक चुपचाप सोने के सिक्के को मुट्ठी में दबाया। वह अचानक खड़ा हुआ, एक अनुष्ठानिक खंजर निकाला और कमरे को अलग करने के लिए आध्यात्मिकता की एक दीवार बनाई। ऐसा इसलिए था ताकि किसी को भी संभावित चीखें या अजीब हंगामा सुनने से रोका जा सके। इसके तुरंत बाद क्लेन ने एक अनुष्ठान स्थापित किया और भूरे कोहरे के ऊपर रेंगती भूख का बलिदान दिया। उसे डर था कि जब उसे कुछ हो जाएगा तो दस्ताना उस पर हावी हो जाएगा। ये बढ़ती भूख का ही एक निश्चित लक्षण था। एक बार जब इसका पेट नहीं भरता था और एक दिन में एक व्यक्ति को खाने का शेड्यूल सुरक्षित नहीं कर पाता था, तो यह इसे पहनने वाले को भोजन के रूप में देखता था और क्लेन इसे खिलाने की तुलना में अधिक बार इसे भूखा रखता था। सभी तैयारियों को सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से करने के बाद क्लेन ने एंजो से खून का फूल लेने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाईं हथेली पर पहन लिया। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि अगर उसे कोई गंभीर शारीरिक क्षति हुई तो भी वह ठीक हो सकता है। जिस समय वह इसे पहनने वाला था, क्लेन ने एक पल के लिए सोचा और रुक गया। कागज का एक टुकड़ा लेते हुए उन्होंने लिखा, अंगूठी उतारना याद रखें। उसे चिंता थी कि अपनी कम बुद्धि के कारण प्रयोग के बाद वह खून का फूल नहीं उतारेगा। जब ऐसा होता है तो शायद मुझे चुंबन के साथ जगाने के लिए एक खूबसूरत राजकुमारी की आवश्यकता होती है। नहीं, मेरी अंगूठी उतार दो। क्लेन ने आत्मग्लानि भरी हंसी दी और सांस छोड़ी। अपने बाहरी वस्त्र उतारकर उन्होंने अंगूठी पहन ली। फिर उसने अपनी नजर अपने नए कठपुतली विजेता एंजो पर डाली। संकट और घबराहट की भावना अपरिहार्य थी, लेकिन जब तक उसने अपना मन बना लिया, अनुभवी व्यक्ति बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ सकता था। कुछ समायोजन करने और चिंतन की स्थिति में प्रवेश करने के बाद क्लेन ने कठपुतली को धीरे से अपनी ओर देखने के लिए घुमाया। विजेता की आंखों से उसने पहली बार पतली, उभरती हुई भूरे सफेद कोहरे की एक परत देखी। कोहरे के बीच रोशनी का एक देदीप्यमान दरवाजा था जो नीले कालेपन से रंगा हुआ था। प्रकाश का द्वार गोलाकार प्रकाश की अनगिनत परतों से बना था। प्रत्येक गोलाकार रोशनी छटपटाती कीड़ों से घिरी हुई थी। उनमें से कुछ पारदर्शी थे, अन्य पाराभासी। उनके पास जटिल और अवर्णनीय प्रतीक और पैटर्न थे जिनके गहरे अर्थ थे। इससे पहले कि क्लेन वास्तविक विवरण समझ पाता, उसे लगा कि उसके दिमाग में हलचल होने लगी है और वह बेहोश हो गया है। अज्ञात समय के बाद वह धीरे धीरे उठा। उसने क्षण भर के लिए अपनी याददाश्त खो दी थी, लगभग कल्पना करते हुए कि वह दिन ढलने तक सोया था। क्या हुआ? बाहर अभी भी अंधेरा है। क्लेन अपने हाथों के धक्का के साथ उठ बैठा और उसे एहसास हुआ कि वह जमीन पर है। इसी समय उसकी आंख के कोने से एंजो पर नजर पड़ी। उसके दिमाग में अचानक बहुत सारे दृश्य और आवाजें उभर आईं। ये सही है। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि राक्षस पथ के बायंडर्स मेरे शरीर से क्या देख सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा उत्तेजना झेलनी पड़ी और मैं तुरंत बेहोश हो गई। मुझे अभी भी दर्द भरी चीखें धुंधली धुंधली याद हैं। क्या वह मैं था? क्लेन, जिसने अपनी यादें पुनः प्राप्त कर ली थीं, ने जल्दी से उसकी स्थिति का निरीक्षण किया। वह अपने शरीर पर एक खूनी, भीषण घाव देखकर आश्चर्यचकित हो गया, जैसे कि उसमें से कुछ फाड़ने वाला हो। इस समय घाव में मांस छटपटा रहा था, असामान्य रूप से तेज गति से सुधार हो रहा था। फिर क्लेन ने जमीन की ओर देखा और पाया कि जहां वह लेटा हुआ था, वहां खून पड़ा हुआ था। शुक्र है मैंने खून का फूल पहना, अन्यथा मेरे शरीर के टूटने के कारण लगी भारी चोटों के कारण मैं धीरे धीरे मर जाता। पुनर्जीवित होने के बाद मुझे आश्चर्य है कि मैं मानव रूप में रहूंगा या राक्षस रूप में। क्लेन ने अपना हाथ उठाया और अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए अपनी कनपटी को रगड़ा। उसने वह पाया नीचे गिर गया, लेकिन आध्यात्मिकता की दीवार बरकरार रही। उन्होंने राहत की सांस ली, ये पुष्टि करते हुए कि असामान्यता केवल उनके और उनके आसपास के एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित थी।
कुछ भी नहीं फैला था, और जिस गति से उसका घाव ठीक हो रहा था, क्लेन ने निर्धारित किया कि वह 1 मिनट से अधिक समय तक बेहोश नहीं रहा था। उसने कुर्सी उठाए और बैठ गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कुछ भूल गया था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि क्या। जब उसने सहजता से उस क्षेत्र को साफ किया तो उसे एक नोट दिखाई दिया जिस पर लिखा था, अंगूठी उतारना याद रखें। तभी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ जब उन्होंने अपने बाएं हाथ से स्वर्ण माणिक की अंगूठी उतारी। जब क्लेन ने अपना सिर हिलाया और भय और मनोरंजन की भावना के साथ बुदबुदाया तो और भी यादें सामने आईं। कई बार भाग्य वास्तव में महत्वपूर्ण होता है। यदि रक्त के फूल के नकारात्मक प्रभाव बेतरतीब ढंग से अपनी चरम शक्ति तक पहुंच जाते तो मैं उन शब्दों को पहचानने में सक्षम नहीं हो पाता और याद दिलाने में विफल रहता। ये देखते हुए कि वह अपने घाव से काफी हद तक उबर चुका है, उसने एंजो को खून का फूल पहनाया और हरा सार उतार दिया। बाद के उपचार का उपयोग करते हुए क्लेन को अब कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। उसने अपना ध्यान वापस उस दृश्य पर केंद्रित किया जो उसने देखा था। ये वह दृश्य था जिसे फेट पाथवे के बेयंडर्स ने उस पर देखा था। प्रकाश का एक दरवाजा जो नीले काले रंग से रंगा हुआ है। अनगिनत गोलाकार रोशनी, पारदर्शी और पारभासी कीड़ों का झुंड, प्रतीक और पैटर्न जो रहस्यमय रूप से जटिल हैं, बहुत सारा ज्ञान छिपाते हैं लेकिन दूसरों को शून्य प्रतिक्रिया देते हैं। ये क्या दर्शाते हैं? यह एक विशेष पौराणिक प्राणी रूप है जो भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय स्थान से मेल खाता है। ये वह है जो अनुक्रम शून्य सच्चे भगवान से संबंधित है। धूसर कोहरे की स्क्रीनिंग के कारण केवल भाग्य पथ से परे लोग ही दृश्य प्रभाव और भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर इसे सीधे देख सकते हैं। इसी तरह ये ग्रे कोहरे की स्क्रीनिंग के कारण भी है कि वे बायंडर्स सीधे नहीं टूटते हैं, जैसे कि वे किसी देवता को अपनी आंखों से देख रहे हों जबकि उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा हो। क्लेन ने एक पल के लिए सोचा और छिपे हुए अर्थ को समझने के लिए अटकल का उपयोग करना शुरू कर दिया। प्रकाश का दरवाजा प्रशिक्षु की कुर्सी के पीछे के प्रतीक जैसा प्रतीत होता है। ये श्री द्वार की ओर भी इशारा कर सकता है। अनगिनत खड़ी गोलाकार रोशनी मेरी कल्पना के समान है और उत्तरार्ध पौराणिक प्रणालियों से उपजा है, जैसा कि पृथ्वी से प्रभावित कुछ उपन्यासों में वर्णित है। मेरे अवचेतन ने सबसे अधिक प्रासंगिक और बारीकी से मेल खाने वाली स्मृति को चुना। या क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी पसंद धूसर कोहरे से दृश्य की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती हो? विकृत और पारदर्शी मैगॉट हॉनेसिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर पर विशाल सिंहासन पर मैगॉट्स के झुरमुट के समान है, लेकिन कुछ छोटे अंतर हैं। वह क्रम, सियर पथ का मूर्ख। मैं पारभासी को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं था। ये बताना कठिन है। साथ ही नीला काला रंग मुझे रहस्यमय अंतरिक्ष की उन गहराइयों से जोड़े रखता है जहां तक मैं नहीं पहुंच सकता। जब मैं प्रकाश की सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा था तो मुझे हवा में संघनित बादल जैसे द्रव्यमान पर नीले काले रंग के कुछ संकेत दिखाई दे रहे थे। क्लेन ने काफी देर तक इसके बारे में सोचा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वह बस इसे अपने दिमाग में रख सकता था और अधिक जानकारी और सुराग मिलने पर इसका विश्लेषण कर सकता था। दृश्य साफ करने के बाद वह 4 कदम वामावर्त चला गया और भूरे कोहरे के ऊपर चला गया। उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति का गहन निरीक्षण करने और पुष्टि करने की योजना बनाई कि क्या एंजो के पास अभी भी कोई निष्क्रिय भाग्य या दुर्भाग्य है। गरीबी वाले इलाके में बयाम एक जीर्ण शीर्ण घर में था जो बहुत बड़ा नहीं था। स्टॉस की एडमिरल कैटलिया एक मेज के पीछे बैठी दरवाजे की ओर देख रही थी। तभी उसने दरवाजे पर एक अनोखी दस्तक की आवाज सुनी। अंदर आओ। उसने जानबूझकर अपनी आवाज नहीं छिपाई। जैसे ही फांसी पर लटका हुआ आदमी हुड वाला काला वस्त्र पहनकर अंदर आया, लकड़ी का दरवाजा चरमरा कर खुला। उसके संदिग्ध भेष को देखकर कैटलिया ने अपने भारी चश्मे को झटका दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप इस तरह बाहर निकलेंगे तो आप 5 मिनट के भीतर चर्च ऑफ स्टॉर्म के सदस्यों से घिर जाएंगे। उसने कोई भेष नहीं पहना क्योंकि वह जानती थी कि भविष्य में जैम और स्पैरो को जहाज पर चढ़ने की अनुमति देने की बात बहुत पहले ही समुद्र पार फैल चुकी थी। फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि स्टॉस का एडमिरल मैम हर्मिट था। एल्गर ने उसे सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसने एक कुर्सी खींची और पीछे हट गया। यह आपके लिए भी वैसा ही है। उसका यही मतलब था। 7 समुद्री डाकू एडमिरलों में एडमिरल ऑफ स्टॉर्स एडमिरल हिल के बाद दूसरे स्थान पर था। इसके अलावा उस पर जेम और स्पैरो से गहरे संबंध होने का संदेह था। वह चर्च ऑफ स्टॉर्म्स और चर्च ऑफ एवरनाइट द्वारा पीछा किए जाने का लक्ष्य थी। उसका इनाम 45,000 पाउंड तक बढ़ गया था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस शहर में थी। वेश न बदलने के कारण पहचाने जाने पर ही परेशानी होती थी। कैटलिया ने थोड़ा सिर हिलाया और लटके हुए आदमी के हुड वाले चेहरे की ओर देखने लगी।
मेरे सामने इस तरह का भेष व्यर्थ है। हालांकि मैं आपकी पसंद का सम्मान करता हूँ। उसने अपना चश्मा पहनना जारी रखा। उसके पास एक कामकाजी रुख और बहुत आत्मविश्वास है, जैसी कि सितारों के प्रशंसक से अपेक्षा की गई थी। एल्गर, जिसने हुड के नीचे एक मुखौटा पहना हुआ था, भेष बदलने की बात पर जोर नहीं दिया और वह सीधे मुद्दे पर आ गया। मुझे सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद। कैटलिया ने अपना दाहिना हाथ अपनी बाईं कोहनी पर रखा। मैं उत्सुक हूँ। अपनी वर्तमान ताकत और अपने पास मौजूद संसाधनों के साथ आपको मेरी मदद के बिना भी कारीगर की समस्या को हल करने में सक्षम होना चाहिए। तुम अति क्यों कर रहे हो? एल्गर पहले से ही तैयार था क्योंकि उसने संक्षेप में उत्तर दिया, मैं दूसरों के लिए चर्चा का विषय नहीं बनना चाहता। कैटिया को पंक्तियों के बीच का अर्थ समझ में आ गया। कुछ सेकंड तक सोचते हुए उसने कहा, मुझे और जानकारी चाहिए। एल्गर ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मेरी टिप्पणियों और अनुमानों के अनुसार कारीगर को संभवतः उन लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो आदिम चंद्रमा में विश्वास करते हैं। बाद वाला दक्षिणी महाद्वीप के मूल गुट का था, न कि जीवन विचारधारा के गद्दारों का। कैटलिया की अभिव्यक्ति एक पल के लिए सोचते ही शांत हो गई। आप मिस्टर मून को क्यों नहीं ढूंढते? उन्हें ऐसे मामलों में बहुत दिलचस्पी होनी चाहिए। एल्गर ने अपने होंठ मोड़े और सामान्य स्वर में उत्तर दिया, अगर हम इसे हल करने में सक्षम नहीं हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं। कारीगर कैटा के 912 मूल ने फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति को समझा। यदि समस्या बहुत गंभीर थी तो वे पूरी सेंगुइन जाति को शामिल करने के लिए चंद्रमा का उपयोग कर सकते थे। फिर वे अराजकता में अपने नुकसान को कम कर सकते थे और कुछ लाभ प्राप्त कर सकते थे। वह फिर मुस्कुराए और कहा, यदि स्थिति इतनी गंभीर है तो सीधे दुनिया क्यों नहीं ढूंढते? ऐसा लगता है कि चीजें सरल हो गई हैं। एल्गर कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर बोला, मुझे समस्याओं से निपटने की अपनी क्षमता साबित करनी होगी, इसलिए यही अंतिम उपाय है। उसका जवाब सुनने के बाद कैटलिया ने तुरंत कुछ संबंध बनाए। फांसी पर लटका हुआ आदमी जैम और स्पैरो के उसे देखने के तरीके को बहुत महत्व देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मिस्टर फूल का आशीर्वाद प्राप्त है। साथ ही उनका रवैया बैकलैंड और ट्रायर के राजनीतिक चुटकुलों के समान है। जब किसी समस्या का सामना करना पड़ता है या कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है मामले को दबा देना और उसे सुझाने के लिए दूसरे तरीके ढूंढना। वे अपने वरिष्ठ या मालवाहक को इसके बारे में नहीं बता सकते। इसका मतलब यह है कि फांसी पर लटकाया गया व्यक्ति एक समय या वर्तमान में एक सख्त पदानुक्रम वाले शक्तिशाली गुट का सदस्य था। इसने उन पर प्रभाव डाला और उन्हें चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के समान गुणों को समझने में मदद की। नहीं, ऐसा व्यक्ति विचित्र होगा। 5 समुद्रों के राजा का बेड़ा। उसके विचारों के बीच समुद्री डाकू एडमिरल ने उसके भारी चश्मे को हिलाया और विषय को पीछे ले गया। कारीगर का वर्णन जारी रखें। ऐसा प्रतीत होता है कि अल्जीरिया ने एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। बिना किसी विचार या विराम के उन्होंने जल्दबाजी में कहा कि इस संसाधन को दूसरों के हाथों में जाने से रोकने के लिए इस कारीगर की पहचान छिपाई जाए। मैंने जानबूझकर उसकी पहचान चर्च ऑफ स्टीम का हिस्सा होने के रूप में बनाई, लेकिन वास्तव में उसके पास बढ़िया वाइन और सुंदरियों का आनंद लेने की अपनी जीवनशैली को बनाए रखने के लिए पैसे कमाने के लिए असंबद्ध बाइंडर्स के लिए आइटम बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने स्टीम चर्च को धोखा दिया और बयाम में छिप गया। इस बार उन्हें पहली बार एक अजीब बीमारी हुई और एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी निगरानी की। बाद में वह उन लोगों के नियंत्रण में लग गया जो आदिम चंद्रमा में विश्वास करते थे। उनका दावा था कि वह नया जीवन प्राप्त कर सकता है। कैटलिया ने ध्यान से सुनना समाप्त किया क्योंकि उसकी बैंगनी रंग की आंखें अत्यधिक केंद्रित दिखाई दे रही थीं। फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति ने अपनी गिनती पूरी करने के बाद सोचा और पूछा, एक कारीगर के पास निश्चित रूप से रहस्यमय वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा वे विभिन्न बायनडोंड प्रभावों और नकारात्मक प्रभावों के सभी संयोजनों को जानते हैं। उनकी ताकत निश्चित रूप से क्रम 5 पर है। उन आदिम चंद्रमा विश्वासियों ने इस कारीगर को नुकसान पहुंचाए बिना उसे नियंत्रित करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया? एक देवता शामिल था। अल्जीरिया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इसके बारे में कोई सुराग नहीं है, लेकिन मेरे आधार पर अवलोकन कारीगर ने कुछ इच्छा व्यक्त की है। मुझे संदेह है कि धमकाने और जबरदस्ती करने के दौरान उनमें से कुछ तत्व उसे लुभाने के लिए उसकी कमजोरियों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने परोक्ष रूप से इस सिद्धांत का खंडन किया था कि इसमें कोई देवता शामिल था। कैटलिया ने सिर हिलाया। उन आदिम चंद्रमा विश्वासियों को ये कारीगर कैसे मिला? आपके विवरण के आधार पर ये कारीगर केवल उन भरोसेमंद मित्रों के साथ व्यापार करता है जिनसे वह परिचित है। उसे अपने चैनल का विस्तार करने में मजा नहीं आता और कहा जा सकता है कि वह बेहद सतर्क है।
एल्गर ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, मैं बहुत निश्चित नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक सिद्धांत है। मैंने एक बार दुनिया को उस कारीगर की विशेषता से परे एक वेयरवुल्फ बेचने में मदद की थी, और वेयरवुल्फ मार्ग उत्परिवर्ती मार्ग से संबंधित है। चाहे सूत्र या विशेषताएं हो, वे दृढ़ता से गुलाब विचारधारा के नियंत्रण में हैं। शायद ही कभी कोई लीक होता है। इसी तरह जो लोग दक्षिणी महाद्वीप में आदिम चंद्रमा में विश्वास करते हैं, वे मूल रूप से गुलाब विचारधारा के हैं। कैटलिया ने कहा, आंतरिक रूप से फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति के सिद्धांत का पता लगाने के बाद उन्हें संदेह था कि विशेषता के तहत वेयरवुल्फ बैंड में एक गुप्त समस्या थी। इसके परिणामस्वरूप कारीगर को विचार के गुलाब स्कूल द्वारा लक्षित किया गया था, और यही कारण था कि रोज स्कूल के विचार ने उत्परिवर्ती पथ सूत्र और विशेषताओं पर दृढ़ता से नियंत्रण रखा। कैटलिया ने कुछ और सवाल उठाए और संतोषजनक उत्तर प्राप्त किए। वह किस देश से है? वह इनेस से है। वह खुद को सील कहता है। अल्जीरिया ने तुरंत उत्तर दिया। सील। कैटलिया ने कारीगर का नाम धीरे से दोहराते हुए थोड़ा सा भौहें चढ़ा दी। इसमें गलत क्या है? ये देखकर अल्जीरिया ने सीधे पूछा, आपने उसके बारे में सुना है? अल्जीरिया के दृष्टिकोण से एडमिरल ऑफ स्टॉज एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाला एक अनुभवी पावरहाउस था और खुद को नियंत्रित करने में अच्छा था। अगर वह सील पर चर्चा नहीं करना चाहती थी, तो वह इसे इतना स्पष्ट नहीं करती, भले ही वह उसके पास होती। संदेह और सवालों के कारण उन्होंने अपने शब्दों को कम किए बिना पूछना चुना। एक पल की चुप्पी के बाद कैटलिया ने कहा, सम्राट रोसेले का सबसे बड़ा बेटा सील है। यह उस नाम से काफी मिलता जुलता है। फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति के एक भी शब्द बोलने की प्रतीक्षा किए बिना उसने जारी रखा, ये राजकुमार सम्राट की हत्या के तुरंत बाद अपने आतंक और चिंताओं के कारण मर गया। उस समय सौरोन परिवार उसके वंशजों को फांसी देना या निर्वासित करना चाहता था, लेकिन चर्च ऑफ स्टीम ने उसे पादरी के रूप में लेने का फैसला किया। अल्जीरिया ने ज्ञानोदय में थोड़ा सिर हिलाया। आपको संदेह है कि वह उस राजकुमार का वंशज है? उत्तरी महाद्वीप के अधिकांश देशों जैसे इनेस और फैक में लोगों के लिए यह आम बात थी। उनके पूर्वजों के नाम या उनके नामों के समान कुछ का उपयोग करें। यह सम्मान की विरासत का प्रतिनिधित्व करता था। जितना अधिक प्रतिष्ठित था, उतना ही सामान्य था कि दो लोगों के नाम समान थे। लेकिन कारीगर सील केवल एक नाम नहीं था, वह इनेस का एक व्यक्ति था और फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति के स्तर तक पहुंच गया था यदि आप उसका रक्त प्राप्त कर सकते हैं। कारण को समझते हुए एल्गर ने आगे नहीं पूछा, इसके बजाय उसने पूछा, क्या आप अब कार्रवाई करने जा रहे हैं? मैं सहायता प्रदान कर सकता हूं। कैटिया के चश्मे ने अंदर की ओर चमकती लाल चांदनी को प्रतिबिंबित किया। नहीं, मैं कुछ समय के लिए निरीक्षण करने की योजना बना रहा हूं। कम से कम हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आदिम चंद्रमा में विश्वास करने वाले लोग कारीगर मुहरों को नियंत्रित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यदि वे केवल कारीगर से अपने लिए काम करवाना चाहते हैं और रहस्यमय वस्तुएं बनाना चाहते हैं, तो स्थिति बहुत अधिक सरल हो जाती है। और यदि उनके पास अन्य लक्ष्य हैं, तो समस्या हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल हो सकती है। हमें और तैयारी करनी होगी। जैसा कि सितारों के एडमिरल से अपेक्षित था, अल्जीर ने सिर हिलाया और कहा, मैं बहुत लंबे समय तक बेम में नहीं रह सकता, अन्यथा मुझे संदेह हो जाएगा। यदि आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है, तो इसे तेज करने की आवश्यकता है। उससे पुष्टि प्राप्त करने के बाद फांसी पर लटका हुआ आदमी धीरे से उठा और कमरे से बाहर निकलने से पहले अपना हुड खींच लिया। ये जानने के बाद कि कारीगर सील वर्तमान में कहाँ रह रहा था, कैटलिया ने अपना भारी चश्मा हटा दिया और अपनी ग्लोला पर चुटकी ली। ताली बजाते हुए उसने कहा, हीथ, अंदर आओ। छाया में दरवाजे की दरार में अंधेरा अचानक फैल गया और एक पतली और लंबी लेकिन पीली आकृति दिखाई दी। उसकी नाक हास्यास्पद रूप से ऊंची थी और उसके चेहरे की त्वचा ऊंची थी, लगभग पारदर्शी। बीमार लग रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि भविष्य की दूसरी नौकरानी रोज बिशप हीथ डॉयल थी। कैटलिया ने उसकी ओर देखा और कहा, वास्तविक स्थिति यह है, मैं बाकी सब आप पर छोड़ दूंगी। हाँ कैप्टन, हीथ डॉयल ने छाया में वापस जाने से पहले सरलता से उत्तर दिया। कैटलिया ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कुछ सेकंड के लिए रुकी। रुको, फिलहाल फ्रैंक से दूर रहो। वह अपने मशरूम प्रयोगों में एक ठहराव पर पहुंच गया था। मुझे डर है कि वह नए विचार लेकर आएगा। मेरी दूसरी कठपुतली का स्थान। क्लेन ने 2 शाखाएं पकड़ रखी थी और उन्हें हिलते न देखकर बार बार जप कर रहा था। इसका मतलब भविष्यवाणी की विफलता थी या कॉलिन सिटी के पास दूसरा कठपुतली नहीं था जो उसके लिए उपयुक्त हो। ऐसा प्रतीत होता है कि रहस्यवाद की विधियां अस्थायी रूप से बेकार हैं। मैं कल सामान पैक करके चला जाऊंगा। क्लेन ने बड़बड़ाते हुए शाखाओं को कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके बगल में एंजो खड़ा था।
हालांकि उसने सीधे अपने मालिक की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और केवल जमीन की ओर देख रहा था। उसने कुशलता से एक कप काली चाय बनाई और क्लेन को दी। पहले की तुलना में अब इस विजेता की त्वचा लाल हो गई थी, जो धूप की कालिमा के कारण लगभग छिल रही थी। ये सब बेहतर होने के बाद उसका रंग काला हो जाएगा। अपने नए कठपुतली को छिपाने के लिए और रोज विचारधारा के लोगों को उसे पहचानने से रोकने के लिए क्लेन इस सज्जन को समुद्र तक की यात्रा पर ले आया था, जहां तेज धूप थी। फिर उसे लंबे समय तक सूरज के सामने छोड़ दिया गया। इस बीच उसने मैरियनेट को अपने अधिकांश बाल काटने के लिए नियंत्रित किया और एक पतली परत छोड़ दी। अपनी भौहों को छोटा करने, पाउडर से अपने चेहरे को आकार देने और शेड्स पहनने के साथ एंजो किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तित होता दिख रहा था। यहाँ तक कि उसके सबसे परिचित दोस्तों को भी उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है जब तक कि वह व्यक्ति बिना चेहरे वाला न हो। वास्तविक दुनिया में भेष बदलने के अलावा क्लेन ने कुछ रहस्यवाद प्रबंधन भी किया। सबसे पहले उन्होंने कागज के देवदूत के आलिंगन का उपयोग किया और दूसरे उन्होंने अजिक्स की तांबे की सीटी को अपने साथ रखा। इसके अलावा उन्होंने ये भी निर्धारित किया कि विजेता का निष्क्रिय भाग्य और आपदा गुण अप्रभावी था। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह एक कठपुतली के रूप में इसकी स्थिति के कारण था या यदि यह बुरे कोहरे के कारण था। चाय लेते हुए और एक चुस्की लेते हुए क्लेन ने कॉफी टेबल पर पूर्व और पश्चिम बलम के मानचित्र पर अपनी नजर डाली। उसने विचार किया कि उसे अपना दूसरा कठपुतली कहाँ मिल सकता है। इस समय उसके आसपास के रंग अचानक ऐसे संतृप्त हो गए मानो किसी कलाकार ने उस क्षेत्र को पेंट से चित्रित कर दिया हो। उसके ठीक बाद एंजो के बगल में एक आकृति दिखाई दी। उन्होंने रेशम की टोपी और काला सूट पहना हुआ था। मध्यम कद काठी के साथ उसकी त्वचा कांस्य थी और आंखें ऐसी थीं जो जीवन के उतार चढ़ाव को देखती थीं। उसके चेहरे की विशेषताएं कोमल थीं और उसके दाहिने कान के नीचे एक छोटा काला तिल था। वह कोई और नहीं बल्कि अजाक एडगस थे। श्री अजाक अंततः यहाँ है। क्लेन को सबसे पहले खुशी हुई, इससे पहले कि उसने देखा कि वह अपनी कठपुतली के पास आया था। इससे उसके मन में एक मनोरंजक दृश्य उभर आया। मिस्टर अजैक, जिन्होंने उसे ढूंढने के लिए तांबे की सीटी पर भरोसा किया था, ने वैसा ही किया जैसा वह आमतौर पर तांबे की सीटी बजाने वाले को कंधे से पकड़ते थे, और जैसे ही वह प्रकट हुआ उसने आत्मा की दुनिया का उपयोग करना छोड़ दिया था। और क्लेन बस असहाय होकर देखता रहा, उसे बाहें फैलाकर रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन थोड़ा धीमा होने के कारण वह रुकने से खुद को नहीं रोक सका। अजैक पहले से अधिक मितभाषी दिखाई दिए। क्लेन की ओर देखते हुए, जिसका नया चेहरा था, उसने पूछा, क्या आप तैयार हैं? 913 क्लेन प्रारंभिक कार्य के रूप में तैयार? बिल्कुल नहीं। एंजो की ओर इशारा करते हुए क्लेन मुस्कुराया। उस दस्ताने को अभी भी सीलिंग की आवश्यकता है। जैसे ही वह बोल रहा था, बुरी तरह से धूप से झुलसे एंजो ने अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ से मानव चमड़ी वाला दस्ताना हटा दिया, जिसमें रक्त के फूल और हरे सार के छल्ले पहने हुए थे। ये बढ़ती भूख थी। आमतौर पर जब क्लेन उपयोग में नहीं होता था तो वह ग्रे कोहरे के ऊपर रेंगती हुई भूख को फेंक देता था। आखिरकार दस्ताने की मूल सील उसके उत्परिवर्तन के बाद निष्क्रिय कर दी गई थी। इसे दैनिक आधार पर एक जीवित व्यक्ति का उपभोग करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा ये पहनने वाले को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि ये देखते हुए कि श्री अजैक ने पहले ही कैसे उत्तर दिया था, ये बहुत संभावना थी कि वह जल्द ही उनसे मिलेंगे। अंत में उन्होंने वास्तविक दुनिया में बढ़ती भूख को बरकरार रखने का फैसला किया, जब तक कि कोई अनोखी परिस्थिति न हो। आखिरकार वह पहले से ही श्री अजैक के आगमन के दृश्य की कल्पना कर सकता था। वह नहीं चाहते थे कि ऐसी बातचीत हो। क्या आपने नहीं कहा कि दस्तानों को सील करने की आवश्यकता है? हाँ, मुझे एक सेकंड दीजिए। मुझे शौचालय का उपयोग करना है। या क्या आप तैयार हैं? नहीं, मुझे एक सेकंड दीजिए। मुझे शौचालय का उपयोग करना है। बस एक समान दृश्य और एक जैसी पंक्ति के विचार ने ही क्लेन को शर्मिंदा कर दिया और उसे अजीब महसूस हुआ। भले ही उन्होंने श्री अजैक को भूरे कोहरे के रहस्य को समझने की संभावना पर विचार नहीं किया, लेकिन इससे उनके बारे में उनकी धारणा पर भी असर पड़ेगा। इसलिए एक नया मैरियनेट प्राप्त करने और खुद को देखने का अपना प्रयास पूरा करने के बाद क्लेन ने अपने पिछले भोजन की भरपाई करते हुए बढ़ती भूख को वास्तविक दुनिया में वापस ला दिया। पहले के विपरीत पहनने वाला अब एंजो था। इसके अलावा एक व्यक्ति की दैनिक आधार पर खाने की क्रीपिंग हंगर की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए क्लेन अपने साथ कुछ सामान्य मशरूम ले गया। उन्होंने कठपुतली को अपने से कम 5 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए भी कहा। उसकी बातें सुनकर और कठपुतली की हरकतें देखकर अजैक ने सिर हिलाया और मानव पापयुक्त दस्ताना लेने के लिए आगे बढ़ा।
इस अवसर का लाभ उठाते हुए क्लेन ने अपनी जेब से कुछ मशरूम निकाले और उन्हें पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और मशरूम को लाल रंग की आग में जला दिया। हालांकि इसका आसपास की किसी भी चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह एक जादूगर होने से लेकर उसकी लौ को नियंत्रित करने वाली शक्ति थी। इस कार्रवाई को पूरा करने के बाद और मिस्टर अज़िक को अनिवार्य रूप से नजर घुमाते हुए देखकर क्लेन ने सूखी हंसी उड़ाई। उस समय के अप्रत्याशित विकास ने रेंगने वाली भूख को मशरूम से थोड़ा भयभीत कर दिया है। मैं इसकी सामान्य इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए इसकी कमजोरी का उपयोग कर रहा हूं। वास्तव में ऐसा करने का कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि मशरूम ले जाने से भूख पर काबू पा लिया जाता था। जैसे ही मशरूम गायब हो गए, इसने भूख से मर रही सीलबंद कलाकृति को तुरंत वापस भेज दिया। जब तक इसके सामने कोई आसानी से प्राप्त होने वाला भोजन न हो, ये शत्रु की सहायता ही करेगा। मशरूम, अज़ैक ने दस्ताना पकड़ते हुए बुदबुदाया, जिसकी सतह पर खून के धब्बे थे। उसने आसपास के वातावरण को अचानक अंधेरा कर दिया, क्योंकि बाहर सूरज की रोशनी का प्रवेश वर्जित था। भयानक सफेद, गहरे हरे, जटिल प्रतीक, लेबल और पैटर्न पतली हवा से दिखाई देते थे। वे अदृश्य आवरणों, छायाओं और आध्यात्मिक निकायों द्वारा सुलेख किए गए प्रतीत होते थे। वे मध्य हवा में एक साथ जाल में बंधे थे, जिससे एक रहस्यमय आकर्षक डबल कांस्य दरवाजा बन गया था जो किसी अन्य दुनिया की ओर ले जाता था। यह एक गहरा, शांत और शांत दरवाजा था। भयावह दुनिया। एलियोकोरी दरवाजा सिकुड़ गया और अंततः रेंगने वाली भूख पर आ गिरा, जिससे उसके खून के धब्बे तेजी से कम हो गए, जिससे वह ज्यादातर सफेद हो गया। कुछ सेकंड बाद यह अभी भी एक पतली परत वाला दस्ताना था, और यहां तक कि मशरूम के किसी भी दमनकारी प्रभाव के बिना ये पहले की तरह था, जैसे कि यह एक बड़ा शॉट था। आपको निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है, क्लेन ने अपने बाएं हाथ पर रेंगने वाली भूख पहनने से पहले आंतरिक रूप से सोचा और एक मामला उठाया। श्रीमान अज़ैक, जब मैं बरसेक सागर से गुजर रहा था तो मुझे बार बार एक ही सपना आया। एक उल्टे भूमिगत मकबरे में अंदर एक मृत शरीर के साथ अनगिनत ताबूत थे, हल्के पीले तेल से सना हुआ, और समाधि के अंदर काले कोहरे की एक बूंद थी जिसने सब कुछ ढंक लिया था। सपने में आप और मैं समाधि की खोज कर रहे थे। हमने कुछ ऐसा किया जिससे काली धुंध जैसी पतली नलिकाएं फैली हुई थीं। जब भी मैं सपने में इस बिंदु पर पहुंचता तो ये स्वप्न में दिखाई देने वाले सुन्न एपिस्कोपेट्स कृत्रिम मृत्यु परियोजना के उपोत्पाद के समान होता। तांबे की सीटी का अटकल एक सपने के रूप में था। उसने ऐसा श्री अज़ाक को एक चेतावनी के रूप में किया, जैसे कि उसे इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। आखिरकार स्वप्न का दैवीकरण एक सपने के बराबर था, और अज़ाक को पता था कि वह सीर मार्ग से परे है। एक सामान्य सपने से रहस्योद्घाटन होना और एक सपने के दैवीकरण से रहस्योद्घाटन होना केवल एक तरह से भिन्न था। एक निष्क्रिय और दूसरा सक्रिय। क्लेन की बात काटते हुए उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह संभवतः बरसेक सागर में छोड़ी गई किसी मौत से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री अज़िक ने कुछ गुणात्मक प्रगति की है। महाकाव्य मृत्यु सांत्वना। वह मेरे सपने को बिल्कुल भी छोटा नहीं करता। क्लेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपना चेहरा रगड़ा, जेम और स्पैरो में बदल गया। फिर उन्होंने कहा, मुझे केवल एक और चीज तैयार करनी है। मुझे ये पुष्टि करने की जरूरत है कि क्या एडमिरल हिल लेडवेल कहीं खतरनाक नहीं है और उसके आसपास कोई असंख्य एपिस्कोपेट देवता नहीं है। जहां तक कि क्या मेरुलोक कफलिंग अभी भी जहाज पर था, क्लेन ने इसका उल्लेख नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हर कुछ दिनों में इसकी जांच करेगा। उनका मानना था कि एडमिरल हेल को अभी तक रहस्यमय वस्तु की खोज नहीं करनी थी, या हो सकता है कि उन्होंने इसे पहले ही खोज लिया हो, लेकिन जानबूझकर नहीं किया था। जब वह आया तो पागल साहसी जेम और स्पैरो के लिए घात लगाने की उम्मीद में उसे हिलाया। अज़ाक ने शांति से उत्तर दिया, जब हम पास होंगे तो इसकी पुष्टि की जा सकती है। और काले अधिक काले हो गए। वे एक दूसरे के सामने ढेर हो गए, लेकिन चमकदार और बेसुरे थे। जैसे ही काले सोने से जड़ा हुआ बेत आगे बढ़ रहा था, जिससे क्लेन के खोए हुए मिरलॉक कफलिंग की दिशा का पता चल गया। कुछ ही देर में बेत नीचे गिर गई और अज़ैक ने यात्रा समाप्त कर दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे 2 से 3 के बाद कुछ देख रहे थे या कुछ सुन रहे थे। सेकंड्स। उन्होंने कहा, कोई समस्या नहीं है। ये कहते हुए वह क्लेन को ले आए, जबकि क्लेन ने उस समय को याद किया जब उन्होंने अज़ैक की यादों के सुराग खोजे थे। उस समय अज़ैक ने कहा था कि समस्या गंभीर नहीं है। चूंकि आप ऐसा कहते हैं। क्लेन ने अपने परिवेश को आकार देते हुए चिढ़ा दिया।
यह एक विशाल जहाज था जिसमें मुख्य रूप से गहरे हरे रंग के साथ साथ लाशें, कंकाल, भूत, छाया और अन्य जीव थे। इन सभी ने साबित किया कि यह एडमिरल हेल का प्रमुख काला ट्यूलिप था। क्लेन की आखिरी मुठभेड़ में काले ट्यूलिप में काफी संख्या में जीवित बायंडर्स थे। एक अतिरंजित रैपियर फ्रिली शर्ट, एक भव्य कोट और उस पर एक सफेद खोपड़ी के साथ एक त्रिकोणीय टोपी के साथ एडमिरल हेल लेवेल केबिन के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। अचानक अभिमानी समुद्री डाकू एडमिरल की आंखों में काली अंगूठी कांपने लगी और चमक उठी और अंततः अपनी सीमा तक सीमित हो गया। तुरंत अलवेल ने अपनी पीठ झुकाए अज़ेक एडगर्स के सामने जमीन पर झुक गया और चमकती, आश्चर्यचकित या बेजान आंखों के नीचे देख को चूमा। एडमिरल हेल लेडवेल की प्रतिक्रिया को देखकर और ब्लैक ट्यूलिप के जीवित दल को मूल रूप से दो परिदृश्यों पर विश्वास नहीं हुआ। जैम और स्पैरो पर घात लगाकर हमला करना और पावरहाउस का समर्थन करना असंभव नहीं था, क्योंकि मृत्यु पथ के अनुक्रम 7 को आत्मा माध्यम कहा जाता था। दूसरा ये था कि एडमिरल हेल ने कोई तैयारी नहीं की थी। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर अज़ेक ने पहले परिदृश्य में एडमिरल हेल का शिकार करने की योजना बनाई थी, ताकि वह अपना दूसरा मैरियनेट प्राप्त कर सके। यदि ये दूसरा परिदृश्य होता तो वह श्री अज़ेक को किनारे से देखने का अनुरोध कर सकता था। इस प्रक्रिया के दौरान वह रेंगने वाली भूख का उपयोग करता था और छाया में छिप जाता था, ताकि अपने मैरियोनेट पोषण को तेजी से पचा सके। उसके लिए आश्चर्य की बात थी कि एडमिरल हेल ने बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की और डेक को चूम लिया, जैसे कि वह अज़ेक का सबसे अधिक था वफादार और विनम्र नौकर। अब हम कैसे झगड़े का सामना करेंगे? क्लेन ने कुछ घूर कर देखा। शब्दों का अभाव हो गया और पूरे जहाज में सन्नाटा छा गया। अज़ाक ने अपना हाथ उठाया और अपनी रेशमी टोपी को नीचे दबाया और वह सभ्य गति से झुके हुए लुडवेल की ओर चला। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। वह लेवेल के सामने रुका और गहरी आवाज में बोला, न्यूमिनस एपिस्कोपेट्स कृत्रिम मृत्यु परियोजना किस चरण में पहुंच गई है? लेडवेल ने अपना माथा जमीन पर झुकाकर घोड़े की सी चाल से जवाब दिया, कृत्रिम मौत पहले से ही उच्च श्रेणी के बेयंडर्स को प्रभावित कर सकती है जो अपनी प्रगति में विफल रहे, लेकिन यह अभी भी प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का जवाब देने में असमर्थ है। विवरण के बाद उसने अपना धड़ थोड़ा ऊपर उठाया और अपने दाहिने हाथ से काली चौकोर आकार की अंगूठी उतार दी। फिर उसने दोनों हाथों से उसे उसके सामने पेश किया। चुपचाप अंगूठी अनगिनत आध्यात्मिक निकायों द्वारा खींची गई प्रतीत होती थी, क्योंकि वह उड़कर अज़ाक की हथेली में आ गिरी थी। अज़ेक ने इसे अपनी बाईं तर्जनी पर पहनने से पहले कुछ सेकंड तक इसका अध्ययन किया। अचानक उसके शरीर से एक भयानक और गहरा एहसास निकला। लाशें और कंकाल, जो या तो नग्न थे या सड़े हुए चमड़े के कवच पहने हुए थे, अपने सिर झुकाए हुए थे, जैसे कि उन्होंने केवल उसके जूते देखने की हिम्मत की हो। उड़ते हुए परछाइयां डेक पर उतरी और उससे चिपक गईं। उनमें से किसी ने दोबारा हवा में तैरने की हिम्मत नहीं की। जहाज पर सवार अन्य समुद्री डाकू अपने घुटनों के बल झुक गए और उन्हें उठाने की हिम्मत किए बिना अपने चेहरों को डेक पर चिपका लिया। क्लेन एक तरफ खड़ा होकर मिस्टर अज़ेक की पीठ और अचानक खाली हुए दृश्य को देख रहा था। वह मुंह ताकता रहा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अज़ाक 2 कदम आगे बढ़ा और एडमिरल हेल की तरफ आ गया। फिर उसने अपना शरीर घुमाया और क्लेन का सामना किया और लेवेल से कहा, आप 1 साल के लिए उसकी कठपुतली बने रहेंगे। जब समय समाप्त हो जाएगा तो आप आत्मा की दुनिया में लौट सकते हैं। अज़ेक ने उन शब्दों को बिना किसी विभक्ति के कहा, जैसे कि वह एडमिरल हेल के जीवन और मृत्यु या भविष्य का निर्धारण नहीं कर रहा था। शायद उसके लिए यह एक मामूली मामला था जिसके लिए उसे आदेश दिए जाने वाले व्यक्ति के विचारों और भावनाओं की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। लेवेल का शरीर हिंसक रूप से कांप गया, जैसे कि वह गुस्से में था और क्रोधित, लेकिन अंततः उसने अपना सिर नहीं उठाया। उसने अपना सिर डेक पर झुकाए रखा। जैसा कि उसने कहा था कि भयानक सफेद और गहरे हरे रंग के रहस्यमय प्रतीक एक साथ जुड़ गए थे, जिससे एक आकर्षक कांस्य दरवाजा बन गया। दरवाजा तेजी से सिकुड़ गया और एडमिरल हेल के माथे के अंदर अंकित हो गया। केवल तभी श्री अज़ेक ने उसे सिर हिलाया और एडमिरल हेल की ओर इशारा किया, आगे बढ़ें और 10 मीटर के दायरे में प्रवेश करें। उसने लेवेल के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। समुद्री डाकू एडमिरल ने अपनी बाहें फैलाने के लिए लगभग कुछ बार छलांग लगाई, लेकिन जल्द ही उसके विचार सुस्त हो गए, क्योंकि उसने अवचेतन रूप से विरोध किया। थोड़ी देर के बाद चांदी का मुखौटा पहने एडमिरल हेल लेवेल खड़ा हो गया। वह क्लेन की तरफ पीछे हट गया और विंटर के पास खड़ा हो गया, और अंत में जो ने चुपचाप कहा, डेथ पाथवे हाई बेयंडर्स के पास निम्न स्तर के बेयंडर्स पर अत्यधिक दमनकारी शक्तियां होती हैं। मैं वापस बता सकता हूं कि जब मैंने आपकी तांबे की सीटी फेंकी थी, तब भी अनुक्रम 5 एडमिरल हेल अपने मरे हुए प्राणियों को नियंत्रित करने में विफल रहा था।
क्लेन ने धीरे से सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि उसने इस पर ध्यान दिया था। उसके तुरंत बाद एक ज़ोंबी जो कई क्षेत्रों में सड़ चुका था, नीला नीला कफलिंक लेकर क्लेन के सामने आया। यह मरलोक कफलिंक था जो उसने खो दिया था। हालांकि यह वर्तमान मेरे लिए बेकार है, मैंने आखिरकार इसे वापस पा लिया है। जैसा कि क्लेन खो गया था, मार्मिकता से वह उस वस्तु को पुनः प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा जो उसकी थी। फिर उसने देखा कि मिस्टर अजाक पीछे की ओर चल रहा है और उसके कंधे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसने जल्दी से अपने मैरिनेट्स, एंजो और लेवल के कंधों को पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैलाईं। सभी रंग संतृप्त, उज्ज्वल और ओवलैप हो गए। क्लेन ने सहजता से पूछा, मिस्टर अजैक, हमें आगे कहाँ जाना है? बर्स का, अजैक ने शांति से उत्तर दिया। वह एक पल के लिए रुका और फिर कहा, मुझे तांबे की सीटी दो। ठीक है। क्लेन ने एंजो को लोहे के सिगार का डिब्बा बाहर निकालने और प्राचीन सिगार के डिब्बे को वापस लाने के लिए कहा। अजाक ने हाथ बढ़ाया और उसे ले लिया और गहरी आवाज में कहा, मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि इस तांबे की सीटी और मेरे साथ मौत द्वारा छोड़ी गई यह अंगूठी हमें बेरसेक सागर में उस स्थान को खोजने की अनुमति देनी चाहिए जहां मौत वापस आई थी। फिर क्लेन ने अवचेतन रूप से कहा, मेरा सपना मुझे बताता है कि यह बहुत है खतरनाक। शायद हमें सबसे पहले उन असंख्य एपिस्कोपेट सदस्यों को ढूंढना चाहिए जो कृत्रिम मृत्यु परियोजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। हम उनसे अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद निर्णय ले सकते हैं। अजैक कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। वहां एक आवाज मुझे बुला रही है। क्लेन ने मिस्टर अजैक की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि कोमल चेहरे और पुरानी आंखों वाले इस आदमी के चेहरे की बनावट झुर्रीदार थी। उसके होठों पर अब उतना हल्का सा घुमाव नहीं था। जैसे ही अजैक ने बरसेक सागर में छाए गहरे काले तूफान के बीच से क्लेन को बाहर निकाला, रंग तेजी से चमकने लगे। इस समय गहरे रंग की चौकोर अंगूठी और उत्तम प्राचीन पीतल की सीटी हल्की सी चमकी, जिससे अजिक्स का चेहरा रोशन हो गया। इस मृत्यु सांत्वना ने, जो चौथे महाकाव्य को जी चुका था, अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप एक अज्ञात स्थान से आने वाली चीख को सुन रहा था। फिर उसने अचानक अपना दाहिना हाथ भींच लिया। आसपास की आध्यात्मिक दुनिया के सभी दृश्य फूट रहे थे, धीरे धीरे घूमते काले भंवर में बदल रहे थे जिसकी सीमाएं नहीं देखी जा सकती थी। भंवर अचानक बढ़ गया और अजैक, क्लेन और उसके दो समुद्री डाकू को निगल गया। क्लेन को अचानक और तीव्र चक्कर आने का एहसास हुआ क्योंकि उसे मौके पर ही लगभग उल्टी हो गई थी। अज्ञात समय के बाद वह ठीक हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह एक अंधेरे, ठंडे मकबरे के अंदर था। उसके चारों ओर खुले ताबूत थे और उनके अंदर सड़ती हुई लाशें थीं जिनकी पीठ पर सफेद पंख थे। हालांकि मैंने श्री अजैक को चेतावनी दी थी, फिर भी हम यहां पहुंच गए। क्लेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया क्योंकि उसे अचानक असहायता का गहरा एहसास हुआ। उसने किनारे की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और अजिक्स को उसके पास खड़ा देखा। वह मकबरे के अंदर तक जाने वाली सीढ़ियों को ध्यान से देख रहा था। क्षेत्र में गाढ़ी काली गैस निकल रही थी और वे धीरे धीरे धुंध की तरह घूम रही थी। वहां छुपे व्यक्ति की कृत्रिम मृत्यु हो सकती है। क्लेन चेतावनी देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अजैक के चेहरे की आकृति अब उतनी तनी हुई नहीं थी क्योंकि उसने अपने मुंह के कोनों को मोड़ लिया था। पहले की मेरी नींद ने मुझे और भी बहुत सी बातें याद करने का मौका दिया है। मैंने स्वयं को एक हड्डी के सिंहासन पर बैठा हुआ देखा और मैंने सिंहासन के सामने बेहंडस और सामान्य लोगों को मृत अवस्था में पड़े देखा। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनकी अचानक मौत हो गई। एक एक करके वे उठे, भयानक मरे हुए प्राणियों में बदल गए, मरे हुए प्राणी जिन्होंने मेरे प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की, और मैं बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के बस उन्हें देखता रहा। मैंने आपदा को गांव और शहर में फैलने दिया। इससे मुझे अपने आप से अलग होने का एहसास हुआ। हालांकि मैं ये भी अच्छी तरह से जानता था कि यह असली में हो सकता हूं। चौथे महाकाव्य बालम साम्राज्य के मृत्यु दूत के रूप में क्लेन के होंठ उन्हें कसकर दबाने से पहले थोड़ा कांपने लगे। अजाक ने अपनी कनपटी को रगड़ा और अविचलित स्वर में बोलना जारी रखा। मैं खुद को उस अतीत में लौटता हुआ महसूस कर रहा हूं। 915 क्लेन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना एक और मैं, अजैक, जो मकबरे में गहराई से देख रहा था, ने आगे कहा, मुझे अभी भी अपनी पहली मृत्यु के बाद अपना पुनरुत्थान याद है। मैं एक हल्के सफेद ताबूत में लेटा हुआ था और मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा था। मैं भयभीत महसूस कर रहा था। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा था, न ही मुझे पता था कि मैं कहाँ था। इससे पहले कि पादरी शुद्धिकरण के लिए मेरी लाश को इकट्ठा करते, मैं एक भटकते भूत की तरह रास्ते में लड़खड़ाते हुए भाग निकला। मैं घास के मैदानों, ग्रामीणों और शहरों को पार नहीं कर सका। याद रखें कि मैं कौन था या मैं कहां से आया था।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ गया था, मुझे हर तरह की सिसकियां सुनाई देती थीं। जब मैंने पुजारियों को सामूहिक दफन की अध्यक्षता करते देखा तो मुझे हर कोने में दुख महसूस हुआ। बाद में मैं एक कुलीन महिला को बचाने गया और उसकी जागीर में प्रवेश किया। वह एक उज्जवल और जीवंत लड़की थी और मैं जंगल के एक जंगली जानवर की तरह था। मैं संवेदनशील, संदिग्ध, आत्मपीड़ित, भयभीत था और मैंने अक्सर एक ठंडा, उदासीन, क्रूर पक्ष दिखाया था। इंसान, वह मेरे बारे में बहुत उत्सुक थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उससे कैसे परहेज किया या मैंने कितनी भी भयानक चीजें की, वह अपनी मुस्कुराहट से मुझे प्रभावित करती थी। वह मुझे प्रभावित करने के लिए दिलचस्प चीजों का इस्तेमाल करती थी और मुझे इसकी आदत हो गई थी। हम चुपचाप उसके साथ रहते थे। वह बहुत चिंतित थी कि उसके पिता एक पूर्व और वर्तमान नौकर से उसकी शादी के लिए सहमत नहीं होंगे। मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर खून बह रहा है जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक कुलीन पदवी और एक दुल्हन की माला के साथ लौटूंगा। मैं सेना में शामिल हुआ, एक शूरवीर बन गया और मैंने 3 मीटर का भाला उठाया, दुश्मनों पर आरोप लगाया। उत्तरी महाद्वीप में चौथे महाकाव्य के जागने की अराजकता के कारण मैं एक व्यापारी बन गया और मुझे एक चोर मिला जिसे मैं अपना कह सकता था। मैंने अपने वादे का पालन किया और राजा के पुष्टिकरण पत्र, पारिवारिक प्रतीक, एक नाइट की धातु रिबन और मेरी स्वनिर्मित माला के साथ मैंने अपनी दुल्हन से शादी की। ये कहने पर अज़ेक्स की अभिव्यक्ति धीरे धीरे नर्म हो गई, जैसे कि वह कुछ याद कर रहा था और याद कर रहा था। उसके मुंह के कोने बिना उसे एहसास हुए मुड़ गए। ये सुनकर क्लेन का दिल हिल गया, जैसे कि वह परिचित श्री अज़ेक्स से फिर से मिल गया हो। आगे क्या हुआ? उसने सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन किया। बातचीत में अज़ेक ने आगे देखा और कहा, बाद में हमने अपने चोर पर एक महल बनाया। हमारे बच्चे थे, एक लड़का। वह बहुत जल्दी बड़ा हो गया और मैं कह सकता था कि वह बड़ा होकर लंबा और मोटा होगा। वह युद्ध का आनंद लेता था, अक्सर तलवार खींचते हुए इधर उधर दौड़ता था, ये दावा करते हुए कि वह एक शूरवीर बनना चाहता था। मैंने सोचा कि यह सिर्फ बच्चों की बात है जो टिक नहीं पाएगी। हालांकि भले ही उसका पैर टूट गया हो या उसके सिर पर चोट लग गई हो, फिर भी उसने अपना प्रशिक्षण नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि अगर वह अपने घाव की देखभाल करते हुए मुंह बनाते हुए अपने कमरे में छिप गया तो मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। उन्होंने अपने पिता को कमतर आंका। चोर की सारी आत्माएं गुप्त रूप से मेरी सेवा में थीं। साल दर साल बीतते गए, मेरी और भी यादें ताजा हो गईं। मेरी पत्नी अक्सर शिकायत करती थी कि महल बहुत ठंडा और अंधेरा था और वह धूप और गर्मी के साथ कहीं जाना चाहती थी। मैंने उसका अनुरोध पूरा कर दिया, लेकिन बहुत बाद में मुझे एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे महल में रहना पसंद नहीं था, बल्कि वह मेरे साथ होने वाले बदलावों से डरती थी। वह मेरे ठंडे होने से डरती थी जो अजनबी होता जा रहा था। उसने मुझे ये बातें कभी नहीं बताईं, वह हमेशा की तरह मेरे साथ समय बिताती रही। हमने दक्षिण में समुद्र के किनारे एक खूबसूरत समय बिताया और हमने दूसरे बच्चे के बारे में भी सोचा, लेकिन दुर्भाग्य से हम सफल नहीं हो सके। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी अगली मौत करीब आ रही है, तभी मैं चोर के पास अपने महल में लौटा। मेरे बेटे, उस लड़के ने मुझसे कहा कि वह विस्काउंट सियाल्स का परिचारक बनने के लिए बैकलैंड जाना चाहता है और एक शूरवीर के रूप में अपनी यात्रा शुरू करना चाहता है। मैंने उससे पूछा कि जब वह केवल 10 वर्ष का था तो उसने ऐसा चुनाव क्यों किया। उसने मुझे बताया कि मैं उसका आदर्श था। वह अपने माता पिता की सहायता के बिना मेरी तरह शूरवीर बनकर एक कुलीन बनना चाहता था। उस समय मैं अपनी अधिकांश स्मृतियां पहले ही पुनः प्राप्त कर चुका था। उस बच्चे का सामना करते हुए मुझे हमेशा थोड़ा अजीब, अपरिचित और असहज महसूस होता था। लेकिन जब मैंने उसका उत्तर सुना तब भी मुझे अवर्णनीय खुशी, संतुष्टि और गर्व महसूस हुआ। वह मेरा बेटा था, उन बच्चों से बिल्कुल अलग जो मेरे तब थे जब मैं बालेम साम्राज्य में था। क्लेन को पता था कि मिस्टर अज़ेक बैरन लैम्डाई के रूप में अपनी पहचान के बारे में बात कर रहे थे, और जिस बच्चे ने उन्हें गौरवान्वित किया था और संतुष्ट किया था उसे मध्य आयु या उन्नत वर्षों में जहर देकर मार दिया गया था। उसे ताबूत में कीलों से ठोक दिया गया था और यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी भी इन जंगल ने ले ली थी। अज़ेक की नजर एक पल के लिए दूसरी ओर चली गई। मैं एक बार फिर मर गया और उदास होकर उठा। मैंने सहज रूप से अपना चोर छोड़ दिया और अन्यत्र घूमने की अपनी पूर्व व्यवस्था का पालन किया। प्रत्येक अवतार की शुरुआत में मेरा जीवन अलग था। कई बार मुझे सबसे मधुर प्रेम मिला, अन्य समय में मुझे सबसे प्यारी बेटी मिली। प्यार, बेबसी और संतुष्टि ने मुझे अचंभित, हैरान और बार बार स्तब्ध कर दिया क्योंकि मैंने धीरे धीरे अपनी यादें वापस पा ली। एक समय था जब मैं एक पुत्रवत पुत्र था। मैंने अपने माता पिता को गौरव, एक सुंदर जीवन, प्यारे पोते और पोतियां दी।
लेकिन जब मैं जागा और खुद को पाया तो मुझे याद आया कि अपने पिछले अवतार में मैंने उनके असली बेटे को युद्ध के मैदान में मरते हुए देखा था और उसकी पहचान छीन ली थी। एक ओर मुझे दर्द और ग्लानि महसूस हुई और दूसरी ओर मुझे लगा कि यह कुछ भी नहीं है, कुछ मामूली बात है। ऐसा लग रहा था कि मेरा आंतरिक हृदय दो भागों में बंट गया है। उस समय मेरे पास एक मुखौटा था जो मुझे किसी का भी रूप बदलने की अनुमति देता था, लेकिन जागने के बाद मैंने इसे खो दिया। ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसे मैंने जानबूझकर खो दिया हो। क्लेन को मिस्टर अजिक्स की एक बेटी का जिक्र याद आया जिसे उनसे मिठाइयां लेना पसंद था। कुछ विचार विमर्श के बाद उन्होंने पूछा, मेरा मानना है कि यह पृथक्करण नहीं है, बल्कि आप पागलपन के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपनी पिछली यादों को खोने के बाद आप जो अपना जीवन फिर से शुरू करते हैं, हमेशा दयालु और समृद्ध भावनाओं से भरे होते हैं। अपनी वर्तमान स्थिति में आप शायद इसे और भी स्पष्ट रूप से पहचान पाएंगे। ये बहुत हो सकता है अच्छा तुम सच्चे हो, तुम्हारा सार, और एक मौत के सांत्वना के रूप में आप नियंत्रण खोने की दिशा में अव्यक्त झुकाव वाले बयानडोंडा विशेषताओं के प्रभावों को भुगतते हैं। आप उच्च मृत्यु पद द्वारा उत्पन्न प्रभाव को झेलते हैं। मैंने सुना है कि चारों बादशाहों के युद्ध के बाद वह पहले ही पागल हो चुका था। क्लेन के शब्द बिना किसी सबूत के नहीं थे क्योंकि वह अजिक्स के केवल कुछ ही अवतारों को जानता था। बैरन लेमुड, वह पिता जिसने अपनी बेटी के लिए झूला बनाया, एक संतान और एक गर्मजोशी भरा और मिलनसार इतिहास शिक्षक। उनका लक्ष्य एक अनुमान प्रदान करना था, श्री अजिक को उनकी यादों के साथ आए मौत के सांत्वना व्यक्तित्व का विरोध करने में मदद करने की संभावना प्रदान करना था। इसने उन्हें अपने पिछले अवतारों का आत्मनिरीक्षण करने और इसका उपयोग स्वयं के साथ एक विशेष समझौता करने के लिए करने की अनुमति दी जो बहुत ठंडा नहीं होगा। और जैसे ही वह बोला, उसे अचानक एक नया विचार आया। अजाक को अपनी बात पचने का इंतजार किए बिना उसने जल्दी से पूछा, मिस्टर अजिक, क्या आप किसी अंक के बारे में जानते हैं? खुद को सुरक्षित करने के लिए देवता और देवदूत बेयंडा विशेषताओं के नियंत्रण खोने की प्रवृत्ति को रोकने और पागलपन को उन्हें भ्रष्ट करने से रोकने के लिए अंक का उपयोग करते हैं। हाँ, अजाक ने अपनी निगाहें हटा ली और सिर हिलाया। क्लेन बहुत निश्चित नहीं था, लेकिन उसने सख्त लहजे का इस्तेमाल किया और कहा, शायद दोबारा शुरू करने और एक नया जीवन जीने के लिए आपकी बार बार याददाश्त का कमजोर होना वह सहारा है जिसका उपयोग आप पागलपन और नियंत्रण की हानि का विरोध करने के लिए करते हैं। उन्हें मत छोड़ो, उन्हें मत भूलो, वह तुम हो। इतना कहने के बाद क्लेन ने अंदर से जोड़ा। एनका अजैक ने इस शब्द को दोहराया क्योंकि उसका दिमाग खो गया था। एक अज्ञात समय के बाद उसने अचानक आह भरी, यह एक स्पष्टीकरण हो सकता है। कम से कम यह मेरे मानसिक अलगाव और संघर्ष की तीव्रता को कम करता है। हालांकि चूंकि मैं पहले ही इतनी दूर आ चुका हूं, मुझे अब भी मकबरे के अंदर जाना चाहिए ये देखने के लिए कि वहां क्या छिपा है। यह मुझे क्यों बुला रहा है और किस कारण से मैं बार बार मर रहा हूं और पुनर्जीवित हो रहा हूं। इस प्रक्रिया के दौरान अपनी यादें खो रहा हूं और उन्हें दोबारा पा रहा हूं। इसने मुझे 1000 वर्षों से अधिक समय तक परेशान किया है। इसने मेरे हर अवतार को परेशान किया है। मुझे विश्वास है कि मुझे आज उत्तर मिल सकता है। जैसे ही उसकी आवाज कोमल लगने लगी, उसकी आंखों का दृश्य साफ हो गया, लेकिन उसमें एक अवर्णनीय दृढ़ता थी। क्लेन उसे रोकना चाहता था, लेकिन अपना मुंह खोलने के कुछ ही क्षण बाद उसने उसे फिर से बंद कर दिया। अजैक ने अपनी आधी टोपी को नीचे दबाया। बिना सिर घुमाए उसने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, अपनी आंखें बंद करना याद रखें। ऐसा कहने के साथ वह सीढ़ियों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा और मकबरे की गहराई की ओर बढ़ गया। छाते काले कोहरे के कारण हौंफने की आवाजें नहीं आ रही थीं। ये धीरे धीरे अपने आसपास बिखर गया और नीचे की ओर कुंडलित आकर्षक वस्तु को और अधिक उभारने लगा। यह एक विशाल पंख वाला सांप था जो पूरे द्वीप पर कब्जा कर लेता था। इसमें विशाल, गहरे हरे, लगभग काले रंग की शल्कें थीं। अंतरालों के बीच पीले तैलीय धब्बों से ढके पंख थे। प्रत्येक पंख पर बाहर की ओर फैली हुई पतली चमकदार काली नलिकाएं थीं। अतिरंजित पंख वाला सांप आकर्षक और वास्तविक दोनों था। इसका वास्तविक स्वरूप वर्णन करने योग्य नहीं था। यह मनुष्यों के लिए समझ से परे चीजों का एक संयोजन प्रतीत होता था। उसकी आंखों के सॉकेट हल्की सफेद लपटों से जल रहे थे। इसका चेहरा इंसान जैसा था। चेहरे पर कांस्य त्वचा थी और चेहरे की विशेषताएं कोमल थीं। उसके दाहिने कान के नीचे एक छोटा सा काला तिल था। यह एक और अजाक एडगस था। KVaudio.com 916 पर कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। काले कोहरे के अंदर कुंडलित पंख वाले सांप और विशाल आकृति के शीर्ष पर एक चेहरे को देखने का अनूठा दृष्टिकोण। अजिक पहले तो अचंभित रह गया।
इसके बाद उसके माथे का कोना ऐसे धड़का जैसे कि उसकी कनपटी पर वार किया गया हो, जिससे उसका सिर 2 हिस्सों में बंट गया। असहनीय दर्द के बीच उसके दिमाग में कई अस्पष्ट दृश्य कौंध गए। यह एक पंखदार सांप था जिसका चेहरा छोटी से छोटी बात में भी उसके जैसा ही था। एक शांत भूमि के ऊपर अनगिनत पीली लाशें थीं। हवा में तैरते हुए विभिन्न प्रजातियों की हड्डियों से बने बादल थे। काले तंबू जो जमीन से बाहर निकले हुए थे और प्रत्येक तंबू की नोक पर मरी हुई मछली जैसी आंखें थीं। उसके शरीर से एक पारदर्शी आत्मा शरीर को जबरदस्ती खींच लिया गया। इन चमकते दृश्यों के बाद 2 सफेद धधकती आंखों ने, जो बुझने की कगार पर थीं, नजर डाली। पीले तेल से सना हुआ एक सफेद पंख नीचे फड़फड़ाया, जिससे अजिक्स का पारदर्शी आत्मा शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया। एक हिस्सा अचानक उड़गांव पर उठा और हड्डियों के बादल के अंदर डूब गया। शेष भाग एक सुनहरे सहायक उपकरण के साथ जुड़ गया जो हवा से प्रकट हुआ था। हल्की सफेद आग की लपटों के बीच ये वापस मांस और रक्त के शरीर में परिवर्तित हो गया। यह दृश्य वज्र देवता के हथौड़े की तरह था जो अजैक के दिमाग पर बार बार वार कर रहा था, जिससे दर्द सहना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वह सीढ़ी पर घुटनों के बल बैठा, उसके घुटने धीरे धीरे मुड़ रहे थे। उसने अपना हाथ अपने सिर की ओर उठाया। आखिरकार उसे वह सब कुछ याद आ गया जो घटित हुआ था, और वह कारण समझ गया था कि क्यों वह लगातार मर रहा था और पुनर्जीवित हो रहा था। हमेशा अपनी यादें खो रहा था और हर बार उन्हें पुनर्प्राप्त करना पड़ रहा था। उसकी आत्मा पूर्ण नहीं थी। इसी तरह अजैक को भी समझ में आ गया कि काले कोहरे की गहराइयों में पूरे अंतरिक्ष को दबाने वाले पंख वाले सांप का चेहरा उसके जैसा क्यों था। ये वह था, वह दूसरा अजाक एडगस था, और यह सब मृत्यु के पतन से पहले का एक छिपा हुआ प्रयास था। यदि सिलाई वाली आत्माएं अस्तित्व में थीं, तो स्वाभाविक रूप से आत्माओं का विभाजन था। उस पल में पागल और शक्तिशाली मौत ने उसके परिणाम की भविष्यवाणी कर दी थी। इतनी आसानी से मरने के लिए तैयार नहीं होने पर उसने गुप्त रूप से अपने बेटे बालम साम्राज्य की मृत्यु सांत्वना की आत्मा को विभाजित कर दिया। उसने इसका आधा हिस्सा निकाल लिया और उसके स्थान पर एक अन्य वस्तु का उपयोग किया और इसे अजिक्स की आत्मा के साथ सिल दिया। यह एक रहस्य था कि क्या यह मृत्यु की एक जानबूझकर की गई व्यवस्था थी या यदि यह संख्यात्मक एपिस्कोपेट कृत्रिम मृत्यु परियोजना का एक अनपेक्षित परिणाम था। कृत्रिम मृत्यु से छीनी गई आधी आत्मा कृत्रिम मृत्यु परियोजना के लक्ष्य के साथ जुड़ गई थी, जो मृत्यु पथ की विशिष्टता थी। इसने उत्तरार्ध को कुछ जन्मजात क्षमताओं का लाभ दिलाया क्योंकि इसने शव संग्राहक मार्ग के उच्च अनुक्रम से परे उन लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया जो अपनी प्रगति में विफल रहे थे। और दूसरे आधे हिस्से के लिए हालांकि एक प्रतिस्थापन था जिसने इसे अपूर्ण होने से रोका। अपूर्ण आत्मा के परिणामस्वरूप बार बार मृत्यु और पुनरुत्थान हुआ, जैसे कि अनुक्रम 4 का अमर होना और अपने शरीर के अंदर सुनहरे सहायक उपकरण। और दूसरी आधी आत्मा की पुकार के कारण अजाक, जिसने हर अवतार में एक नया जीवन शुरू किया, समय बीतने के साथ धीरे धीरे अपनी पिछली यादें वापस पा लेता था। अतीत में कृत्रिम मृत्यु के कारण की पहचान करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसकी यादों की प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति के कारण वह अक्सर पहले से ही एक बार फिर मृत्यु के करीब था। वह कोई गहन जांच करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा संख्यात्मक एपिस्कोपेट्स कृत्रिम मृत्यु परियोजना पिछली कुछ शताब्दियों में शुरू की गई थी। हाल के दिनों में ही उन्हें कुछ हद तक सफलता मिली है। यही कारण है कि उसे कभी इसका उत्तर नहीं मिला। हाँ, किसी समय अजैक के हाथों ने उसके सिर को छोड़ दिया था। उन्हें सीढ़ियों पर रखा गया क्योंकि उनके गले से ऐसी आवाज निकल रही थी जो इंसान की नहीं लग रही थी। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक कर सामने पत्थर की सीढ़ियों से टकराने लगी। वे घने सफेद पंखों के रूप में बढ़ते हुए हल्के पीले तेल की एक परत में फैल गए। उस क्षण उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा का दूसरा भाग अपनी इच्छा के साथ साथ पुकार रहा है। 2 आत्माएं जो 1000 साल से भी अधिक समय से अलग हो गई थीं, वे फिर से एक होने के लिए उत्सुक थीं। नहीं, अजैक दर्द से बुदबुदाया, अपना सिर उठाने या अपना दाहिना हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं था। उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा था। पंखदार नाग के रूप में भजन का कोई कारण नहीं था। वह अत्यधिक शीतलता और पागलपन से भरा हुआ था। यदि वह फिर से इसके साथ एक हो जाता है तो संभवतः वह तुरंत पहले की मृत्यु सांत्वना के रूप में अपने राज्य में बहाल हो जाएगा। वह एक नकली मौत भी बन सकता है जिसके पास शून्य मानवता के साथ केवल ईश्वरत्व था। वह सब कुछ भूल जाएगा, उन सभी को भूल जाएगा जिन्हें वह कभी प्यार करता था। नहीं, अजाक के गले से फिर वही शब्द निकला। अप्रत्याशित रूप से उसने अपनी गर्दन को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाया क्योंकि उसके माथे पर गहरा काला और उदास पपड़ी दिखाई दे रही थी। कुछ ऐसा जो अपनी ही जान ले लेता है बाहर निकल आया। उसका माथा फट गया और खून से लथपथ एक छेद दिखाई दिया।
शून्यता से उत्सर्जित प्रकाश का एक सुनहरा टुकड़ा मांस और रक्त के अंदर आकार ले रहा है। सोने से बनी यह प्राचीन सहायक वस्तु एक लंबे पतले पक्षी के आकार में थी। उसके चारों ओर पंखों के रूप में पीली सफेद लपटें निकल रही थीं। इसकी कांस्य आंखों के अंदर प्रकाश की झिलमिलाती परतें थीं जो अलग से एक रहस्यमय और आकर्षक द्वार बनाती थीं। जैसे ही यह प्रकट हुआ, अज़ेक ने एक दर्दनाक गुर्राहट निकाली। उसने अपना सिर पूरी तरह से उठाया क्योंकि उसकी आंखों में हल्की सफेद लपटें फूट पड़ी जिनमें बहुत कुछ अनुभव किया गया था। काले कोहरे के अंदर गहरे, मायावी और असली पंखदार सांप ने अपना शरीर सीधा कर लिया था। यह अपने चरम पर पहुंच गया जब अलग अलग आकार के दो समान चेहरे चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। जैसे ही चार पीली सफेद लपटें धीरे धीरे उछली, अज़ेक, जिसके हाथ जमीन पर थे, विकृत अभिव्यक्ति के साथ खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। धीरे धीरे वह पंख वाले सांप के पास चला गया जिसे कृत्रिम मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैसे ही वह पास आया, पूरी समाधि हिलने लगी। अनगिनत कंकालों और छायाओं वाली दुनिया को प्रतिबिंबित करते हुए आसपास का वातावरण पारदर्शी हो गया। खून से सनी भुजाएं, बच्चों के चेहरे वाली नीली काली लताएं और मरी हुई मछली की आंखों वाली घिनौनी मूंछें या नुकीले दांतों की दो पंक्तियां वास्तविकता और मायावी के बीच की सीमा को तोड़ती हुई समाधि में पहुंच गईं। हालांकि वे हिलने की हिम्मत किए बिना सीधे जमीन पर चिपक गए। पूर्वी बालेम कोलिन शहर। डॉली सिमोन, जो अपने अगले लक्ष्य के स्थान की ओर तेजी से बढ़ रही थी, अचानक उसके कदम रुक गए और उसने अपना सिर पकड़ लिया। क्या गलत? रेड ग्लव्स टीम के कप्तान ने हैरानी से पूछा। उत्तर देते समय डॉली थोड़ी सी भौहें सिकोड़ने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह प्रतिशोध में हो। मुझे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मैं किसी अनजान जगह से आने वाली पुकार को महसूस कर सकता हूँ। मैं जमीन पर घुटने टेकना भी चाहता हूँ। क्या आप में से बाकी लोग इसे सुन सकते हैं? इसलिए विवेकपूर्वक अन्य साथियों से पूछा। जैसे ही लियोनार्ड मिशेल ने अपना सिर हिलाया, उसने अपने मन में थोड़ी वृद्ध आवाज सुनी। बरसेक सागर की ओर देखो। लियोनार्ड ने अवचेतन रूप से अपना शरीर घुमाया और बंदरगाह की दिशा में दूर निडर सागर की ओर देखा। उसने शुद्ध गहरे काले अंधेरे की एक पट्टी देखी। वहां कोई आंधी, विशाल लहरें, काले बादल, बिजली, मूसलाधार बारिश या धूप नहीं थी। हालांकि क्लेन की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक धारणा ने उसे अपने परिवेश को महसूस करने की अनुमति दी। जब उसने दर्दनाक बड़बड़ाहट और चीखें सुनी जो मिस्टर अज़ेक की तरह लग रही थीं, तो उसे प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक शांति और मृत्यु की आभा का एहसास हुआ। क्या हो रहा है? हालांकि मकबरे की गहराई में कृत्रिम मौत ने श्री अज़ेक पर हमला नहीं किया, लेकिन इसने उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। क्लेन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा क्योंकि वह चिंतित और परेशान महसूस कर रहा था। उनके आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि जो होने वाला था वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह देखना चाहते थे। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर सकता है। उसने श्री अज़ेक की वर्तमान स्थिति या जो कुछ भी उसके सामने आया था, उसे देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की हिम्मत भी नहीं की। यह कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसे केवल साहस से हल किया जा सकता था। ये जीवन की प्राकृतिक व्यवस्था में एक अंतर था, एक न पाटी जाने वाली खाए। अचानक क्लेन को असहायता की तीव्र अनुभूति हुई। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उन्होंने ये सोचने की बहुत कोशिश की कि उनके पास जो भी वस्तुएं थीं, वे उपयोगी हो सकती थीं। रेंगती भूख? नहीं, ये बिल्कुल अलग स्तर पर है। इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब मौत और भी बदतर। ग्रॉस ट्रेवल्स। मैं इसे नहीं लाया। न ही मैं काला सम्राट कार्ड और अत्याचारी कार्ड लाया। भाग्य साइफन आकर्षण। हाँ, भाग्य साइफन आकर्षण। जब क्लेन ने एक योजना बनाई तो वह बहुत खुश हुआ। ये श्री अज़ेक के साथ अपने भाग्य को अस्थायी रूप से बदलने के लिए भाग्य साइफन आकर्षण का उपयोग करना था। वह अपने स्थान पर कृत्रिम मृत्यु द्वारा उत्पन्न प्रभाव को झेलेगा। कम से कम मेरे पास अभी भी पुनर्जीवित होने का मौका है। जहां तक श्री अज़ेक की बात है, पहले उनकी जो मौतें हुई थीं, वे उससे हुई क्षति के कारण नहीं हुई थीं। क्या पता ऐसी स्थिति में वह फिर जाग सके। क्लेन ने इस बात पर विचार नहीं किया कि भाग्य साइफन आकर्षण अज़ेक और कृत्रिम मृत्यु पर प्रभावी था या नहीं। वह केवल इसे आजमाना चाहता था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसकी हरकतों में देरी होने लगी। अपने मूल स्थान पर वापस उतरने से पहले उसका हाथ थोड़ा ऊपर उठा। वह एक पल के लिए ठिठक गया, मानो वह पत्थर की मूर्ति बनकर रह गया हो। क्लेन के होंठ कई बार कांपने लगे क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट रूप से विकृत हो गई थी। इसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और अपनी हथेली को अपनी जेब में डाला और उसे बाहर निकाला।
उसकी हथेली में कसकर पकड़ा हुआ एक काला क्रिस्टल कार्ड जैसा आकर्षण था। उसी समय अजाक विशाल पंख वाले सर्प के पास आ रहा था। उसके कदम ऐसे तेज हो गए मानो वह अपने सिंहासन की ओर लौट रहा हो। हालांकि उसकी आंखें, जिनमें हल्की सफेद लपटें थीं, दर्द से भरी हुई थीं। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत विकृत थी। नहीं, अजैक एक बार फिर बुदबुदाया। जहां भी उसकी त्वचा खुली थी, गहरे काले तराजू के अंतराल से पीले तेल से सने सफेद पंख हो गए थे। तीव्र चिल्लाहट और इच्छा ने उसे खुद पर नियंत्रण खो दिया। वह आकाश में उड़ने वाला था और उस विशाल पंख वाले सांप की ओर छलांग लगाने वाला था जो उसके चेहरे के समान था। फीका उसके माथे पर पक्षी के आकार की गोंद से सफेद लपटें फैल गईं, जो उसके शरीर के बाकी हिस्सों की ओर बह रही थीं। क्लेन का आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान चेतावनी भेज रहा था क्योंकि उसने जल्दबाजी में प्राचीन हर्मीस में एक भी शब्द कहा था। भाग्य, जैसे ही वह जादू का उपयोग करने वाला था, उसके आसपास का वातावरण अचानक शांत हो गया। अब कोई आवाज नहीं थी। एक पतली गोरी मादा हथेली कहीं से प्रकट हुई और अजैक के माथे पर सुनहरे पक्षी के आकार के सहायक उपकरण पर दब गई। इसके बाद अजैक और ऊंचे आकर्षक पंख वाले सांप के बीच एक आकृति बनी जिसने दोनों के दृष्टिकोण को रोक दिया। इस बाहरी ताकत की मदद से अजैक ने आखिरकार उस इच्छा और एक साथ जुड़ने की अप्रतिरोध्य पुकार को रोक लिया। उसकी आंखों में हल्की सफेद लपटें हवा में तैरती हुई आकृति को प्रतिबिंबित कर रही थीं। वह प्राचीन वस्त्र पहने हुए एक सुंदर महिला थी। उसने काले रंग का हुड पहना था। उसका चेहरा फीका पड़ गया था और उसकी काली आंखें आध्यात्मिकता से रहित गहरी और अंधेरी थीं। 9173 विकल्प। मकबरे के अंदर घटनाओं के अजीब मोड़ ने क्लेन को छोड़ दिया, जिसकी आंखें बंद थीं और उसकी आध्यात्मिकता पूरी तरह से अनजान थी कि क्या हो रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह कुछ अच्छा है या बुरा। इसलिए भले ही उसने पहले ही सक्रिय मंत्र का जाप कर लिया था, फिर भी उसने भाग्य साइफन आकर्षण का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि इससे चीजें खराब हो जाएंगी या इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही क्लेन को लगा कि समय बीतना विशेष रूप से धीमा था, कुछ सेकंड बीत गए। उसे ऐसा लगा मानो पूरी एक सदी बीत गई हो। आखिरकार उसने मिस्टर अजिक्स को कुछ हद तक कर्कश और अनिश्चित स्वर में बोलते हुए सुना। यह आप ही हैं जो एक अविचल आवाज का अनुसरण कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से महिला की आवाज थी। आपके पास 3 विकल्प हैं। सबसे पहले, पूर्णता की तलाश के लिए आगे बढ़ना जारी रखें। सेलिंगर को अपने शरीर के भीतर पुनर्जीवित होने दें। दूसरा ये कि मैं उस आधी आत्मा को निकालने में आपकी मदद करूं जिससे आप उसे अपने साथ ले जा सकें। आप इसे वापस जोड़ने का एक तरीका सोचेंगे, लेकिन इससे आप वापस अपने मूल रूप में बदल जाएंगे। आप बार बार मरना और पुनर्जीवित होना बंद कर देंगे, लेकिन यह आपका वर्तमान नहीं होगा। आपके पिछले अवतार वास्तव में स्वप्न बनकर रह जाएंगे। तीसरा, सब कुछ त्याग कर सीधे चले जाना है। आप हमेशा अपने वर्तमान स्तर पर ही अटके रहेंगे। आपके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। आप अब भी बार बार मरेंगे, बिना किसी स्मृति के जागेंगे और बार बार अपने पिछले अनुभवों को खोजेंगे। क्लेन ने जो कुछ सुना उससे वह चकित रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि समाधि की गहराई में कोई दूसरा व्यक्ति भी है। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास पूर्ण अधिकार है। उसने पूर्व डेथ कंसोल अजैक एडगर्स को अलग अलग विकल्प प्रदान किए, जिनमें से वह चुन सकता था। ये वो कृत्रिम मौत है जो गहरे काले कोहरे में छुपी हुई है। नहीं, मूलतः ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पास कोई बुद्धि नहीं है। इतना समय हो गया है और ऐसा नहीं है कि उसने संवाद करने की कोशिश की है। आधी आत्मा निकालो और उसे जोड़ने का उपाय सोचो। इसका क्या मतलब है? अजाक की आत्मा शुरू से ही पूर्ण नहीं थी। कहां से निकालो? बोलने वाली महिला वास्तव में कुछ ऐसा करने में सक्षम है जो श्री अजिक करने में असमर्थ है। इसके अलावा उसे कौन पाल रहा है? उसे श्री अजाक के शरीर में पुनर्जीवित क्यों किया जाएगा? वह मृत्यु है जो फीकी आपदा का कारण बनी। श्री अजैक के पिता या दादा, उसने अपनी मृत्यु का पूर्वाभास कर लिया था, इसलिए उन्होंने श्री अजैक को पुनर्जीवित करने के लिए उनके शरीर में एक बीज छोड़ दिया। पहली पसंद निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिसे बिना सोचे समझे खत्म कर देना चाहिए। दूसरे और तीसरे विकल्प की अपनी अपनी समस्याएं हैं। पूर्व उसे उसका वर्तमान स्वरूप नहीं बनाता, वह उससे अपरिचित हो जाएगा। उत्तरार्ध का अर्थ है अनंत काल तक कभी न मिटने वाला अभिशाप झेलना, कभी भी मुक्ति प्राप्त न करना। यदि वह खुद पर भरोसा रखता है, वास्तव में पिछले सभी अवतारों को एक आधार के रूप में मानता है, तो दूसरी पसंद पर विचार किया जा सकता है। ये सुलह और समझौते की अनुमति देता है, लेकिन इसमें आधी आत्मा को आधे में विभाजित करना शामिल है।
यह अनुमान लगाना असंभव है कि दूसरी आधी आत्मा, जिसने भविष्य में उन अवतारों का अनुभव नहीं किया, का क्या विकास होगा। एनका समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं हो सकता है। क्लेन के दिमाग में विचार कौंध गए। वह हैरान, जिज्ञासु, स्तब्ध और भ्रमित था। वह बहुत करीब था, फिर भी समाधान से बहुत दूर था। यह अजिक्स का जीवन था। यह एक ऐसा भविष्य था जिसका सामना उसे करना था। कोई और उसके लिए निर्णय नहीं ले सकता था, और क्लेन को जो कुछ भी कहना था वह कह दिया गया था। वह वहां असहाय और चिंतित खड़ा था, श्री अज़ाक के दोबारा बोलने का इंतजार कर रहा था। अज़ैक ने अपने सामने हुड वाली खूबसूरत महिला को देखा, एक शब्द भी कहे बिना। उसकी आंखों में पीली सफेद आंखें टिमटिमा रही थीं। लुभावने लेकिन वास्तविक ऊंचे पंख वाले सांप को एक नकारात्मक विकास का आभास हो रहा था। उसने अचानक अपनी पूंछ को बाहर निकाला, बेतहाशा इधर उधर घुमाते हुए उसने अपना सिर नीचे की ओर झुकाया और अपना फैला हुआ मुंह खोला, जिसमें गहरे लाल रंग का मांस और नुकीले दांत दिखाई देने लगे जो पीले तेल के धब्बों से सने हुए थे। अज़ाक एडगर्स को निगलने के लिए उसने अपनी काली नागिन जीभ बाहर निकाली और गहरे हरे रंग का कीचड़ उगल दिया। हालांकि इसके सभी प्रयास प्रभावी नहीं हो सके। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में रह रहा हूं। अस्थिर सन्नाटे के बीच अज़ाक ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी कनपटी को रगड़ा। शांति से उन्होंने हंसते हुए कहा, शायद मैं अपने वर्तमान जीवन का आदी हूं। मैं तीसरी पसंद चुनता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, हुड वाली महिला ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और सुनहरे पक्षी के आकार की सहायक वस्तु को कसकर पकड़ लिया। फिर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अज़ैक के माथे की दरार से प्राचीन वस्तु को बाहर खींच लिया। अज़ैक की अभिव्यक्ति एक बार फिर विकृत हो गई, जैसे कि वह अकल्पनीय दर्द का अनुभव कर रहा हो। उसके खून की हर बूंद और मांस के हर टुकड़े में उसकी आत्मा के कुछ हिस्से रिस रहे थे, एक साथ मिलकर एक पारदर्शी आत्मा बन गए। यह आत्मा पूर्ण दिखाई देती थी, परंतु उसमें असंगत एवं असामंजस्यपूर्ण भावनाएं भरी हुई थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका रंग आधा सुनहरा था, भौहों, आंखों से लेकर धड़ और उसके चारों अंगों तक एक जैसा। इसमें एक प्राचीन सरल सौंदर्य था। जैसे ही सुनहरी पक्षी के आकार की सहायक वस्तु निकाली गई, अज़िक्स की पारभासी आत्मा इंच दर इंच बिखरने लगी, जैसे कि उसकी जीवित खाल उतारी जा रही हो। उसके गले से एक बार फिर एक अमानवीय हौंफने की आवाज निकली, जिससे क्लेन का सिर घूमने लगा और दर्द होने लगा। ऐसा लगा मानो उसके मस्तिष्क में कोई सुई चुभो दी गई हो और वह बेतहाशा हिल गई हो। कुछ ही सेकंड में अज़िक का आध्यात्मिक शरीर पूरी तरह से दो भागों में विभाजित हो गया। इसका आधा हिस्सा एक सुनहरी धारा में बदल गया जो पक्षी के आकार के सहायक उपकरण में समा गया, जबकि दूसरा आधा हिस्सा उसके शरीर में लौट आया, उसके मांस और रक्त के साथ मिलकर। अज़ैक की आंखों में दो हल्की सफेद लपटें बुझ गईं क्योंकि उसके शरीर पर सफेद पंख और गहरे काले पपड़ी कम हो गए। उसकी विकृत अभिव्यक्ति भी कम हो गई क्योंकि वह अब उतना क्रूर नहीं दिखता था। जैसे ही उसका माथा धड़का, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी पीली और पारदर्शी हो गई। स्पष्टतः वह एक दर्द सह रहा था जो उसके आत्मिक शरीर की गहराई से उपजा था। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, वह खूबसूरत हुड वाली महिला की ओर झुका। वह मुड़ा और सीढ़ियों से ऊपर चला गया और क्लेन की तरफ आ गया। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, अज़ैक ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा। क्लेन ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अज़ैक का आकार देखा। यह महसूस करते हुए कि पागलपन या नियंत्रण खोने का कोई संकेत नहीं था, उसे पूरी तरह से राहत मिली। उसने उत्सुकतावश अपनी नजर समाधि में गहराई तक डाली। काला कोहरा अभी भी निकल रहा था, जिसने नीचे सब कुछ पूरी तरह से ढक दिया था। वह कौन था, वह पूछे बिना नहीं रह सका। अज़ाक हंसा और उसके कंधे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अगर मैं आपको बता भी दूं, तो आप इसे तब तक नहीं सुन पाएंगे जब तक कि वह आपको बताने को तैयार न हो। जैसे ही वह बोला, क्लेन ने अवचेतन रूप से उसके दो कठपुतली कंधों को पकड़ लिया। उनके चारों ओर के रंग संतृप्त हो गए और स्पष्ट रूप से एक दूसरे पर टिक गए। दो आदमी और दो समुद्री डाकू तेजी से बरसक सागर जैसी आध्यात्मिक दुनिया से गुजरे और कॉलिन सिटी में क्लेन इन में लौट आए। अज़ाक ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसके माथे पर चुटकी काट ली। सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, मुझे ठीक होने के लिए अज्ञात समय तक सोना होगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप आध्यात्मिक दुनिया की 7 रोशनी की तलाश कर सकते हैं। आपको पहले से ही संबंधित अनुष्ठान के बारे में पता होना चाहिए। मिस्टर अज़ाक, क्या आप ठीक हैं? क्लेन ने चिंता में पूछा। साथ ही उन्होंने खुद को भी डांटा। अपनी आधी आत्मा हमेशा के लिए खो देने के बाद वह कैसे ठीक हो सकता है? अज़ैक ने हंसते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है।
मैं बस अपनी पिछली स्थिति को बनाए रखूंगा, जिससे मुझे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास करने और सब कुछ व्यवस्थित करने की अनुमति मिलेगी। अपने मूल जीवन से नाता तोड़ लूंगा। फिर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और अपने अतीत की तलाश में फिर से जागूंगा। पहले की तरह कम से कम आप वहां हैं। कोई है जो मेरे अतीत के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर मुझे एक बार फिर से भूलना होता तो मुझे आपका पत्र मिलने पर बहुत कुछ याद करने में सक्षम होना चाहिए। वह रुक गया और अस्पष्ट रूप से सिर हिलाया। हंसी। नींद भी कोई बुरी चीज नहीं है। कम से कम मेरे सपनों में मैंने कभी नहीं छोड़ा अपने उस जिद्दी बेटे को ब्रॉडस्वॉर्ड का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करते हुए। मैं भी उस छोटे बच्चे के लिए एक झूला बनाऊंगा। खरपतवार। ऐसा कहने के बाद अज़ेक ने तांबे की सीटी फेंक दी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लिखना याद रखें। लेकिन जागने से पहले मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। जैसे ही क्लेन प्राचीन और जटिल तांबे की सीटी लेने के लिए पहुंचा, अज़ेक कमरे से गायब हो गया। उसका पता और पता नहीं। थोड़ी देर तक इस दृश्य को देखने के बाद क्लेन ने अचानक आह भरी। कॉलन सिटी से जमीन के रास्ते कहीं और जाने के लिए ऊपर की ओर जाने वाले सर्पिल पथ का अनुसरण करना होगा। अलग अलग सड़कें, एक व्यक्ति को शहर के शिखर पर पहुंचना होगा। इस समय नेतृत्व करने वाली लाल दस्ताने वाली टीम असामान्य निडर समुद्र की ओर देख रही थी। उसने अचानक अपना हाथ नीचे कर लिया, यह महसूस करते हुए कि सब कुछ सामान्य हो गया है। लियोनार्ड अपने दृष्टिकोण से एक प्रश्न के साथ लौटा। Was very difficult for Dolly to return to normal before the end of the berserk sea's abnormality. Perhaps it's intermittent. So hesitatingly raised a theory. Dolly was just about to answer when everyone's spiritual perception was triggered. Once again, they looked towards the berserk sea. In the swath of pure blackness, one bright star after another lit up. Backland beneath Est. Samuel Cathedral. Archbishop Anthony Stevenson received an emergency telegram from the sea. The telegram's content बल्कि सरल था, लेकिन ये काफी चौंकाने वाला था। जैम और स्पैरो एक अन्य व्यक्ति के साथ काले ट्यूलिप पर चढ़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने लेवल को डेथ कंसोल के रूप में संबोधित किया और डेथ कंसोल को छोड़ दिया। सेंट एंथनी ने चुपचाप इन दो नामों को दोहराया। एक बार फिर सीलबंद कलाकृति संख्या 17 की संबंधित पूरी जानकारी सामने आई। ये सर्वोच्च महत्व का है और उच्चतम गोपनीयता का है। इसकी जांच, प्रसार, वर्णन या जासूसी नहीं की जानी चाहिए। बैकलैंड डेसिस के शोधकर्ताओं और आर्कबिशप की सुरक्षा मंजूरी। जब आर्कबिशप को बैकलैंड डेसिस से स्थानांतरित किया जाता है तो संबंधित यादों को सीलबंद आर्टिफैक्ट 129 सील विधि का उपयोग करके मिटा दिया जाना चाहिए। विवरण, यह कोई आइटम नहीं है। She cannot be used. Appendix 1. This sealed artifact first appeared in the pale era of the fourth epoch. Exact year missing. Exact date missing. Exact location missing. Appendix 2. Based on the information she has been awakened 5 times. Appendix 3. A limited premise is the reason behind its inability to be used. It has been confirmed that she can be used as the goddess's descent vessel. 918 guesses and ideas calling city inside the inn. Plant sat on a कुर्सी पर बैठे। विंटर एंजो से नींबू के साथ काली चाय लेने के लिए आगे बढ़े। एडमिरल हेल लेडवेल सीधे खड़े थे, अपनी कमर पर एक रैपियर पहने हुए थे। वह सबसे वफादार गार्ड की तरह लग रहे थे। केवल इस समय क्लेंट, जो पूरी तरह से शांत हो गया था, का विश्लेषण करने की मानसिक क्षमता थी कि इन सब के बीच जिस चीज पर उसने सबसे अधिक ध्यान दिया वह अस्तित्व था जिसने श्री अज़ाक को उसकी दुर्दशा से बाहर निकलने में मदद की थी। महत्वपूर्ण क्षण में और उसे 3 विकल्प प्रदान करें। दूसरा, यह मामला निश्चित रूप से उसके लिए फायदेमंद है। बेशक अगर वह वहां से गुजरती और सद्भावना से श्री अज़ाक की मदद करती तो ये पूरी तरह से समझ में आता है और स्वीकार्य है। लेकिन समस्या यह है कि समाधि मृत्यु की दैवीय शक्तियों का एक उत्पाद है, यहां तक कि संबंधित कुंजी के बिना भी देवता इसे ढूंढ नहीं सकते। जिस दरवाजे को खोला नहीं जा सकता वहां से किसी का गुजरना कैसे संभव है। इसके अलावा श्री अज़ाक की हरकतें बहुत अचानक थीं। उन्होंने पहले जानकारी के लिए कृत्रिम मौत परियोजना को अंजाम देने वाले सदस्यों की तलाश नहीं की। वह सीधे कॉलिंग का पालन करते हुए निडर समुद्र में पहुंचे और मौत के खजाने में प्रवेश किया। यदि यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरा या उसका पता लगा सकता है, या वे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मजबूत शिकार करने की क्षमता है, तो लगभग कोई अस्तित्व नहीं है जो इतने समय पर पहुंच सके। अंत में वह नाविक जो श्री अज़ाक के शरीर के माध्यम से पुनर्जीवित हो सकता है, लगभग निश्चित रूप से चौथे महाकाव्य से मैं पागल हूं लेकिन मैं मजबूत मौत हूं। उस महिला आवाज ने सम्मान का कोई संकेत दिखाए बिना सीधे उसे उसके नाम से संबोधित किया। क्लेन ने इस जानकारी का गंभीरता से विश्लेषण किया।
उसके पास अचानक एक सिद्धांत आया, लेकिन वह इस संभावना को टाले बिना नहीं रह सका। वह जो जानता था उसके आधार पर एवरनाइट, डेथ और जॉइंट बाइंडर पाथवे अपने आप में एक समूह थे। उन्हें उच्च क्रम में आपस में बदला जा सकता है और चंद्रमा के अधिकार के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए लेडी ऑफ क्रिम्सन के सम्मानजनक नाम या कुछ विशेष ग्रेड शून्य मुहरबंद कलाकृतियों का उपयोग करने के अलावा देवी के पास विश्राम और मौन की मालकिन की उपाधि भी थी, जो पूरी तरह से मृत्यु के क्षेत्र में अंडरवर्ल्ड की ओर इशारा करती थी। और वापस धूमिल शहर में और पवित्र तलवार के इस्तेमाल से उसने गवाही देने वाली देवी के साथ साथ स्पष्ट रूप से दुर्भाग्य का अधिकार रखने वाली देवी के साथ प्रतिज्ञा की। इससे क्लेन को विश्वास हो गया कि वह उसकी विशेष निगरानी सूची में शामिल हो गया है। ठीक उसी तरह जैसे कि कैसे उन्होंने समुद्री देवता के राजदंड का उपयोग करके कुछ विश्वासियों को अलग किया, एक साहसिक धारणा बनाए और सावधानीपूर्वक सत्यापन की मांग की, तो लगभग सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है कि क्या वह वास्तव में देवी थी। 7 रूढ़िवादी देवताओं में से एक के रूप में, पीले युग के विजेताओं में से एक के रूप में, उसके पास मृत्यु को उसके नाम से संबोधित करने का स्तर और अधिकार है। और जब कुछ भी असामान्य होता है, जैसे कि मैं मृत्यु के खजाने की तरह एक अजीब जगह में प्रवेश करता हूं, तो वह निश्चित रूप से इसे समझ जाएगी और प्रतिक्रिया में आवश्यक कार्रवाई करेगी। इसके अलावा चूंकि इसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगता है, इसलिए वह शुरुआत में इसे रोकने में सफल नहीं हुई। उसके लिए वह कृत्रिम मृत्यु या मृत्युपथ की विशिष्टता जो शुरू में जीवन में आई थी, विश्राम और मौन के पहलुओं में उसके अधिकार को स्पष्ट रूप से बढ़ाती है। यह उसे सीधे मृत्यु के क्षेत्र में घुसपैठ करने की अनुमति भी दे सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इच्छा के मातृवृक्ष ने जंजीर में बंधे भगवान के साथ किया था। जब मृत्यु हुई तो 3 क्रम एक लक्षण स्वतः ही अलग हो जाने चाहिए थे। यह अज्ञात है कि उन्हें किसने प्राप्त किया। यदि देवी उन्हें खोज रही है तो संभवतः प्राचीन अंडरवर्ल्ड के शासक सभी मरे हुओं की महिला को उसके शीर्षक में जोड़ा जाएगा। यद्यपि श्री अजिक का चर्च के उच्च पद से परे लोगों द्वारा पीछा किया गया है, अंततः उन्हें कभी भी किसी वास्तविक खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। देखने से तो यही लगता है कि देवी आज के विकास का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। यह एहसास होने पर क्लेन को अचानक थोड़ा डर लगा। वह काफी पवित्र था, कम से कम उसने सती तौर पर अपना दाहिना हाथ पवित्र तरीके से उठाया। उसने अपनी छाती पर दक्षिणावर्त दिशा में 4 स्थानों को थपथपाते हुए लाल चंद्रमा का चिन्ह बनाया और बुदबुदाया, महिला की स्तुति करो। इससे उन्हें वह उत्तर याद आया जो उन्हें तब मिला था जब उन्होंने भाग्य के सांप से पूछा था कि सियर पाथवे के पोषण फार्मूलों के तहत हाई सीक्वेंस बे को प्राप्त करने के बारे में प्रतिद्वंद्वी को केवल क्रेजी एक्सराटल या होनोसिस पर्वत श्रृंखला से प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप एवरनाइट के धन्य हैं तो इसके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि मैंने यह नहीं कहा। धूमिल शहर में घटना के बाद क्लेन को पहले ही पता चल गया था कि होनेस पर्वत श्रृंखला की ओर जाना और जराट को ढूंढना एक ही विकल्प था। यहां तक कि सेंट सैमुअल कैथेड्रल के तहखाने से एंटागोनिस्ट परिवार की नोटबुक चुराना भी वैसा ही था। और आज तक उन्हें एहसास हुआ कि दूसरी पंक्ति अर्थहीन नहीं थी। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और बुदबुदाया, शायद 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 मैं वास्तव में एवरनाइट का धन्य माना जाता हूं। इसके प्रति क्लेन बहुत अप्रतिष्ठित नहीं था। एक और उन्होंने इस दुनिया में आने के बाद पहले कुछ महीने एवरनाइट की टिंगन नाइटहॉक्स टीम के चर्च के साथ बिताए थे। उनके पास महान साथियों और सहकर्मियों का एक समूह था। उनका जीवन काफी हृदयस्पर्शी और स्वीकार्य आदर्श थे। आज भी उसे अतीत याद आता है। इसलिए यद्यपि वह एवरनाइट देवी का उपासक नहीं था, फिर भी वह इस देवता को बहुत स्वीकार करता था। दूसरी ओर कम से कम उसने आज तक जो देखा था उसमें एवरनाइट देवी ने अभी तक कोई गलत इरादा नहीं दिखाया था। इसके बजाय उसने उसे कुछ आशीर्वाद दिया था। क्लेन का मानना था कि चूंकि उसे विशेष रूप से चिन्हित किया गया था, इसलिए यह संभावना नहीं थी कि वह जल्द ही इससे मुक्त हो पाएगा। वह बस इसे स्वीकार करना सीख सकता था और इसका सदुपयोग करे। निस्संदेह मैं अपनी सतर्कता को कम नहीं कर सकता। इसके अलावा इच्छा के मातृवृक्ष, सच्चे निर्माता, आदिम राक्षसी, आदिम चंद्रमा, निंदा करने वाले, अम्मोन, भाग्य के दूत या डाकू और अन्य के रूप में मेरे पहले से ही बहुत सारे दुश्मन हैं। उनमें से कुछ किसी भी समय मेरा स्थान प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाए बिना मेरा भविष्य वास्तव में कठिन होगा। अपनी थाली में इतनी सारी चीजें रखते हुए क्लेन ने तुरंत अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित किया। जब तक देवी ने पवित्र तलवार का उपयोग करके प्रतिज्ञा करने के क्षण से ही उस पर लेबल लगा दिया था, तब तक नहीं, और साथ ही साथ लगातार उसकी निगरानी नहीं करने के कारण उसने इसे स्वीकार्य पाया। कम से कम समुद्र देवता राजदंड द्वारा मुझे दिए गए विशेष लेबल से निरंतर निगरानी संभव नहीं है। श्री अजाक बहुत लंबे समय तक सो रहे होंगे।
देवी अपनी इच्छानुसार दैवीय अवतरण नहीं कर सकती। कुछ संगत बाधाएं और कठिनाइयां अवश्य होंगी। अन्यथा 7 रूढ़िवादी देवताओं ने सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए दुनिया भर में दैवीय अवतरण किया होता। इसलिए मुझे कम प्रोफाइल रखना चाहिए और दक्षिणी महाद्वीप में अपना व्यवहार रखना चाहिए। मुझे किसी बाहरी कारक पर अपनी उम्मीदें लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्लेन ने अपने नए कठपुतली एडमिरल हेल लिडवेल की जांच करने से पहले खुद को याद दिलाया। सच कहूं तो वह चांदी के मुखौटे के नीचे छिपे चेहरे के बारे में जानने को उत्सुक था, लेकिन ये याद करने पर कि कैसे एक विसंगति हुई थी जब लावेल ने अपनी पिछली लड़ाई में अपना मुखौटा उतार दिया था, उन्होंने अपने विचारों को रोक लिया। उसने शहर छोड़ने के बाद फिर से प्रयास करने की योजना बनाई और इसे जंगल में या कहीं निर्जन स्थान पर किया। कुछ काम के बाद क्लेन को अपने नए कठपुतली अनुक्रम और शक्तियों की एक मोटी समझ प्राप्त हुई। लेवेल मृत्यु पथ का क्रम 5 द्वारपाल था और वह कोई सामान्य मानव नहीं था। संगत अनुक्रम 9 शव संग्राहक था। टिंगन में वापस क्लेन को पहले ही इसकी बारीकियों के बारे में पता चल गया था। वह जानता था कि उनमें एक शव के कुछ लक्षण हैं। उनका पूरा अस्तित्व ठंडा और गंभीर दिखाई दे रहा था और उनके शरीर का तापमान अपेक्षाकृत कम था। इससे उन्हें मृत मूर्ख आत्माओं के हमले से बचने की अनुमति मिली। साथ ही उनके भौतिक शरीर में भी निखार आया। उन्होंने कैडावरिक आभा की ठंड, क्षय और संक्षारण के प्रति प्रतिरोध प्राप्त किया। वे स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से सुसज्जित थे और वे मरे हुए प्राणियों की विशेषताओं और कमजोरियों को समझते थे। अनुक्रम 8 कब्र खोदने वाला था। इस क्रम में आगे बढ़ने वाले शव संग्राहक मजबूत हो जाते हैं। जैसे जैसे उनकी चपलता बढ़ती गई, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि और भी निखरती गई। वे आसपास की आत्माओं के साथ संवाद करने में सक्षम थे, जिससे उन्हें बाया को सहायता प्रदान करने की अनुमति मिली। इसके अलावा कब्र खोदने वाले अवलोकन के माध्यम से अपरिचित मरे हुए प्राणियों और आध्यात्मिक दुनिया के प्राणियों की कमजोरियों का तुरंत पता लगा सकते हैं। इसे मृत्यु की आंख के नाम से जाना जाता था। अनुक्रम 7 भावना माध्यम एक गुणात्मक परिवर्तन था। इस क्रम से परे लोगों ने आत्माओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के रहस्यवाद अनुष्ठानों का ज्ञान प्राप्त किया। वे प्राकृतिक आत्माओं और वास्तविक दुनिया में घूम रही मृत आत्माओं से सीधे संवाद कर सकते थे, इसलिए उनके पास हर जगह मुखबिर थे। साथ ही वे विभिन्न प्रकार के जादू को साकार करने के लिए विभिन्न आत्माओं का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि बहुआयामी तरीके से विभिन्न प्रकार की अलौकिक घटनाओं का निर्माण कर सकते हैं। अनुक्रम 6 स्पिरिट गाइड और अनुक्रम 5 द्वारपाल ने संचार के लिए सीमा में वृद्धि के अलावा स्पिरिट माध्यम से किसी गुणात्मक परिवर्तन का अनुभव नहीं किया। आध्यात्मिक मार्गदर्शकों ने खुद को आध्यात्मिक दुनिया के साथ शामिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने दूतों को काम पर रखना शुरू कर दिया और कुछ आध्यात्मिक दुनिया के प्राणियों की सहायता प्राप्त करना शुरू कर दिया। द्वारपाल अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार को समझ सकते थे, जिससे उन्हें अंदर की मृत आत्माओं को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती थी। ऐसा करते हुए मानो वे उन फाटकों पर नजर रख रहे थे जो मृतकों को जीवितों से अलग करते थे। स्पिरिट मीडियम से आगे प्रत्येक अनुक्रम की प्रगति के साथ प्राकृतिक आत्माओं, मरे हुए प्राणियों, स्पिरिट वर्ल्ड प्राणियों की मात्रा और गुणवत्ता, जिन्हें बायज नियंत्रित और व्यवस्थित कर सकते थे, तेजी से बढ़ी। स्पिरिट गाइड ने मृतकों की अतिरिक्त भाषा का उपयोग प्राप्त किया, जो किसी के भौतिक शरीर द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को दरकिनार कर देता था। आध्यात्मिक शरीर के साथ संवाद करने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए दास्ता के बिंदु तक आदेश देने की क्षमता को बढ़ाया गया। द्वारपाल उस रहस्यमय द्वार को भी खोल सकते थे जो जीवन और मृत्यु को एक दूसरे से अलग करता था। कुछ हद तक अंडरवर्ल्ड के द्वार खोल रहा है। यदि अजिक्स की तांबे की सीटी की वजह से लाश इकट्ठा करने वाले रास्ते पर आत्माओं पर नियंत्रण नहीं होता, तो शायद मेरे पास एडमिरल हेल से लड़ने के लिए आवश्यक क्षमता भी नहीं होती। और अब भी यदि मैंने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा नहीं की होती, तो शायद मैं लेवेल को समाप्त नहीं कर पाता। भले ही मैं भविष्य में देवता स्तर की शक्तियों का उपयोग करूं, इनकान से बदला लेते समय मुझे ध्यान रखना होगा। आखिरकार वह एक समय द्वारपाल था। क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया, कप उठाया और काली चाय का एक कौर पी लिया। जहां तक लेवेल के पास मौजूद हथियार की बात है तो उसका नाम हैरिस रेपियर था। इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में दक्षिणी महाद्वीप के एक राजकुमार से हुई थी। ये सीधे तौर पर किसी क्रम या मार्ग से मेल नहीं खाता। यह एक ऐसा उत्पाद था जो उत्तरी यूलिस के राजा के समान था, जिसने बिना किसी उचित नियम के समान विशेषताएं एकत्र की। इसकी शक्ति के अंतर्गत केवल एक खाड़ी थी, जिससे इसने जिन वस्तुओं पर हमला किया उनका पूर्ण विनाश हो गया। सर्वोच्च इनाम वाले समुद्री डाकू एडमिरल के रूप में लेवेल के पास केवल ये रहस्यमय वस्तु नहीं थी।
दुर्भाग्य से उसकी सबसे कीमती मौत की अंगूठी अजैक ने ले ली थी। जहां तक उस पर लगे चांदी के मुखौटे की बात है, क्लेन के पास अस्थायी रूप से अनुसंधान के लिए इसे उतारने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा उसे वास्तव में पैसा पसंद नहीं है। उसे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लेन ने अपना कप नीचे किया और अपनी निगाहें हटा ली। ये देखते हुए कि अभी भी कितनी जल्दी थी, उसने कॉलिन सिटी छोड़ने और डेनेट्स द्वारा अपनी जांच पूरी करने की प्रतीक्षा करने के लिए कहीं और जाने की योजना बनाई। 919 उत्तम अनुमान बैकलैंड शेरवुड बरोफोस, जो दोपहर की झपकी ले रही थी, झटके से अपने सपनों से जाग गई। उसने एक अंतहीन भूरे सफेद कोहरे और श्री चंद्रमा को देखा, जिन्होंने प्रार्थना में अपना सिर झुकाया था। उनकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। बैकलैंड के दक्षिण पूर्वी बाहरी इलाके में डेलेर वन के मध्य में एक परित्यक्त प्राचीन महल है। इसमें कम से कम 2 प्राचीन प्रेत और अन्य मृत आत्माएं हैं। अन्य बेयंडर्स के वहां रहने की संभावना को खत्म नहीं किया जा सकता। निर्देशांक यह है कि आखिरकार मुझे लेखक के मुख्य घटक के बारे में जानकारी मिल गई है। 300 पाउंड मूल्य की जानकारी। फोस को तुरंत खुशी हुई क्योंकि उसने तुरंत मिस्टर फूल को धन्यवाद दिया और उनसे चांद तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कहा कि वह शीघ्र ही भुगतान कर देगी। इसे पूरा करने के बाद वह बिस्तर से उठी और पहली मंजिल पर चली गई। उसने खुद को पीने के लिए कुछ शराब डालने की योजना बनाई और विचार किया कि वह परित्यक्त महल का पता कब लगाएगी, साथ ही आवश्यक तैयारी भी करेगी। इस बीच लेमानो की यात्रा को किराए पर नहीं दिया जा सकता। जो को साथ आने की जरूरत है। उस परित्यक्त महल में कई मृत आत्माएं हैं और वह काफी खतरनाक है। मुझे मंत्रों के संयोजन पर विचार करना होगा। यदि कुछ कमी है या विशेषज्ञता नहीं है, तो मैं मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर हैंडमैन और बेटे को संबंधित बायंडर शक्तियों को रिकॉर्ड करने के लिए नियुक्त करूंगा। हालांकि वास्तविक युद्ध अनुभव की कमी के कारण वह वर्षों से बेअंडर शकल के साथ घुल मिल रही थी। बाद में वह टैरो क्लब में शामिल हो गई थी और बहुत कुछ सुनने और देखने के बाद वह स्वाभाविक रूप से किसी भी साहसिक कार्य से पहले तैयारी की आवश्यकता को जानती थी। जहां तक इसे करने के लिए मिस्टर वर्ल्ड को सीधे नियुक्त करने की बात है, तो उन्होंने बहुत पहले ही इसे अपने विकल्पों की सूची से हटा दिया था। उसका मानना था कि सारा लूट का माल और अपनी बचत उसे दे देना उसे काम पर रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। निस्संदेह यदि अन्वेषण के उसके प्रयासों से साबित हुआ कि परित्यक्त महल बेहद खतरनाक था, कुछ ऐसा जिसमें उसके अनुक्रम के नीचे की खाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती थी, तो उसके पास भारी कर्ज उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। आखिरकार जीवित रहने से ही भविष्य की आशा थी। सिद्धांत रूप में मुझे उस स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए। मिस्टर वर्ल्ड से लेमेनो की यात्रा पर अभी भी 2 देवता स्तर की बायंडर शक्तियां बची हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं पहले इसका उपयोग करूंगा और भविष्य में इसकी भरपाई के तरीकों के बारे में सोचूंगा। एकमात्र समस्या यह है कि शक्तियों से परे 2 देवताओं का स्तर क्रोध और मृत आत्माओं के खिलाफ कुछ काले रैंक के घूंट के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके विभिन्न विचारों ने आकार ले लिया है। इस समय जब उसने सहजता से दरवाजे की ओर देखा तो उसे कीहोल में एक चाबी फंसने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही जिया अंदर आई, दरवाजा अचानक खुल गया। उसके हाथ में 2 पेपर बैग थे जिनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उलझन में डूब जाने से ठीक पहले डेजी पाइस के बारे में पूछा गया। क्या आपको हाल ही में बहुत सारे कमीशन नहीं मिले हैं? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? जो ने डेजी पाइस का एक बैग ऊपर फेंक दिया और अपनी मुस्कान छिपाए बिना कहा, मैं इसके पास से गुजरने को हुआ। मैंने भी दोपहर का भोजन नहीं किया था, इसलिए मैंने ब्रेक लेने की योजना बनाई। पहले पूछने की प्रतीक्षा किए बिना उसने कहा, मैंने पूछ लिया है, पर्याप्त अंक अर्जित किए। मैं जल्द ही उन्हें पूछताछ करता औषधि फॉर्मूले के लिए विनिमय कर सकता हूँ। हालांकि रॉयल गार्ड कैप्टन विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की उनकी निगरानी में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन यह इस प्रकार था कि दैनिक आधार पर अंक जमा होते थे। संबंधित इनाम प्राप्त करने के लिए उसे बस हर सप्ताह एक निष्क्रिय रिपोर्ट जमा करनी थी। इसलिए अन्य आयोगों और उनकी सफलता के विभिन्न स्तरों के साथ जो ने पहले ही पूछताछकर्ता औषधि फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कमाई कर ली थी। अंत में अपने दोस्त के लिए ईमानदारी से खुशी महसूस करने के लिए उसने शराब का कप अपने हाथ में हिलाया। क्या हम ड्रिंक के साथ जश्न मनाएंगे? साथ ही उसने अपने बारे में भी कुछ सोचा। ये भी खूब रही। अनुक्रम 7 बनने के बाद जो को गुणात्मक परिवर्तन का अनुभव होना चाहिए था। इससे उस प्राचीन महल की खोज निश्चित हो जाएगी। लगातार अपना सिर हिलाने से पहले जो ने कप में पारदर्शी तरल को देखा। शराब पीना बुरा है, इतना कहने के साथ ही उसने भौहें सिकोड़ ली। इसके अलावा मुझे गंध से घृणा है। इससे पहले कि फोस कुछ बोल पाती, उसे अचानक कुछ याद आया।
वो उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चल दी। मैंने मेलबॉक्स को चीजों से भरा हुआ देखा। क्या आपने इसे आज नहीं खोला? मेरे पास समय नहीं था। फोसारा को ऐसा लग रहा था मानो वह अपने ड्राफ्ट जल्दी जल्दी निकालने में व्यस्त थी। जो एक कर्मठ व्यक्ति थे, उसके स्पष्टीकरण को नजरअंदाज करते हुए वह पहले ही मेलबॉक्स साफ करने के लिए निकल पड़ी थी। लगभग 10 सेकंड बाद वह अखबारों का ढेर और कुछ लिफाफे लेकर वापस आए। जैसे ही उसने पते को देखा, उसने कहा, "ये सब आपका है।" प्रकाशक के 2 पत्र, एक सर्जरी फोरम से निमंत्रण पत्र है, एक पत्र प्रिट्स हाबस से है। जब उसने अपना कप नीचे रखा और जो ने उस पर फेंका हुआ पत्र पकड़ा तो प्रिट्स हाबर के दिमाग में हलचल मच गई। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने दोस्त के सामने सभी पत्रों को खुलेआम फाड़ दिया और पता चला कि उनमें से एक पत्र वास्तव में उसके शिक्षक डोरियन ग्रे अब्राहम का था। काल्डेरन सिटी आत्मा की गहराई में एक विशेष स्थान पर है। दुनिया, मैं इसकी उत्पत्ति के बारे में निश्चित नहीं हूं, सिवाय इसके कि यह बहुत खतरनाक है। एक देवता ने एक बार उस सभा के सदस्य को वास्तविक आत्मा की दुनिया के समन्वय को बेचते समय उसे चेतावनी देने की आवश्यकता थी। उसके हाथ में पत्र को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जो कि अगले पूर्वी बालम शहर में पहुंची थी। उनका, "हर किसी के पास आधा दिन होगा। हम कल सुबह शुरू करेंगे।" इसलिए उन्होंने अपनी जेब घड़ी निकाली और उसे खोला। वे कृत्रिम मौत परियोजना की अधिक जानकारी प्राप्त करने और बैकलैंड में छिपे दुश्मनों के एक और समूह को खोदने के लिए गुप्त स्थान पर हमला करने वाले थे। उन्होंने पहले ही इसे टेलीग्राम के माध्यम से बैकलैंड वापस भेज दिया था। बैकलैंड के स्थानीय नाइटहॉक्स प्रचुर मात्रा में और शक्तिशाली थे। लियोनार्ड और डॉली आराम करने के लिए अपने आवास की तलाश कर रहे थे, तभी एक नाइटहॉक कागज का एक टुकड़ा लेकर अंदर आया। सोस्ट ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और गंभीर भाव से कहा कि जेम और स्पैरो भविष्यवाणी विधियों का उपयोग करके फिर से प्रकट हुए हैं। उन्हें ड्वेन डांस से पहले से ही पता था कि उनके पूर्व सहयोगी क्लेन मोटी अभी भी जीवित थे। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, "जेम और स्पैरो ने फिर से क्या किया?" इसलिए उन्होंने काले ट्यूलिप पर सवार होकर एडमिरल हेल लेवेल मैरियनेट को अपने आश्चर्य में बदल दिया। यहां तक कि लियोनार्ड मिशेल भी एक के बाद एक चिल्लाने लगे। जिसने मृत्यु द्वारा छोड़ी गई अंगूठी पहनी थी, उसके पास 7 समुद्री डाकू एडमिरलों के बीच सबसे अधिक इनाम था। उसे सार्वजनिक रूप से 4 राजाओं के नीचे सबसे मजबूत माना जाता था। वह निश्चित रूप से कोई सामान्य अनुक्रम 5 नहीं था, जिसकी तुलना जेम और स्पैरो से की जा सकती थी। वह वास्तव में अपने जहाज पर चढ़ गया था, अपने मरे हुए सेना और अधीनस्थों से घिरे होने के बावजूद। हालांकि वे एक फेसलेस और एक मैरियनेट के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, यह उन्हें ये बताने के लिए पर्याप्त था कि एडमिरल हिल लेडवेल का परिणाम मौत से भी बदतर था। वह पहले से ही इतना मजबूत है। उन्होंने एक देवता अनुष्ठान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेंट सैमुअल कैथेड्रल के चैनीज गेट में घुसपैठ की। लियोनार्ड धीरे धीरे चुप हो गए क्योंकि उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। इस समय सोस्ट ने अधिक जानकारी की पेशकश की। ब्लैक ट्यूलिप से भाग निकले दल के अनुसार उस समय कोई लड़ाई नहीं हुई थी। जेम और स्पैरो और एक अन्य व्यक्ति जहाज पर चढ़े। जैसे ही एडमिरल हेल लेडवेल ने उन्हें देखा, उन्होंने कोई भी प्रतिरोध छोड़ दिया और उस व्यक्ति को मौत का सांत्वना देते हुए डेक पर झुक गए। बाद में उन्होंने जेम और स्पैरो को उन्हें अपनी कठपुतली में बदलने की अनुमति दी। मृत्यु सांत्वना। लियोनार्ड ने अवचेतन रूप से डॉली सिमो की ओर देखा। उनका मानना था कि इस अनुक्रम में शव संग्राहक मार्ग के 5 बयान डॉन्डर को संभवतः पता था कि मृत्यु सांत्वना का क्या मतलब है। डॉली ने उपहास करते हुए सिर हिला दिया। मैं केवल इतना जानता हूं कि पूर्व बालम साम्राज्य, मृत्यु का वंशज जिसने वास्तविक दुनिया पर शासन किया था, को मृत्यु सांत्वना के रूप में जाना जाता था। हालांकि न्यूमिनस एपिस्कोपेट शाही गुट के नेता ने कभी भी खुद को डेथ कंसोल नहीं कहा है। एक और लाल दस्ताना, सिंडी ने हैरानी से उल्लेख किया। नाइटहॉक्स के बीच ये खुला ज्ञान था। जो लोग क्रम 7 और उससे ऊपर पहुंच गए या जो लाल दस्ताने में शामिल हो गए, उन्हें इस जानकारी के बारे में जानकारी रखने का अधिकार था। जहां तक कृत्रिम मृत्यु गुट का प्रश्न है, उनमें से किसी के लिए स्वयं को मृत्यु सांत्वना कहना और भी अधिक असंभावित था। कौन जानता है, शायद दिव्य एपिस्कोपेट फिर से फ्रैक्चर हो गया है। अब एक अतिरिक्त डेथ कंसोल गुट है। डॉली ने कुछ सोचने से पहले एक आकस्मिक टिप्पणी की और कहा, जेम और स्पैरो की उत्पत्ति रहस्यमय है। चैनी के गेट में घुसपैठ करने का उसका मकसद अज्ञात है। शायद ये वास्तव में न्यूमिनस एपिस्कोपेट से संबंधित है। न्यूमिनस एपिस्कोपेट हमेशा से एक मुख्य लक्ष्य रहा है जिसे चर्च ऑफ एवरनाइट खत्म करने की कोशिश कर रहा था। दोनों के बीच विवाद गहरा गया। उनके बयान ने लियोनार्ड मिशेल को कुछ याद दिलाया क्योंकि वह जानते थे कि जेम और स्पैरो क्लेन मोटी थे।
इसके अलावा वह एक गुप्त संगठन में शामिल हो गया था जो मूर्खों की पूजा करता था और टैरो कार्ड के साथ खुद का प्रतिनिधित्व करता था, और न्यूमिनस एपिस्कोपेट के साथ उसका कामकाजी संबंध था। न्यूमिनस एपिस्कोपेट के कुछ गुटों में कोई मृत्यु सांत्वना नहीं है। एडमिरल हेल लेडवेल को लगभग इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि वह दिव्य एपिस्कोपेट का एक हाथ है। उसके साथ निपटना अलौकिक प्रसंग से निपटने के बराबर है। ड्वेन डांस ने एक बार कहा था कि उस गुप्त संगठन के सदस्य अलग अलग लक्ष्यों के साथ अलग अलग जगहों से आते हैं। क्लेन का लक्ष्य बदला लेना है। क्या सदस्यों में से किसी एक का लक्ष्य दिव्य एपिस्कोपेट पर हमला करना और धीरे धीरे उन्हें अवशोषित करके अपनी छवि में मृत्यु को पुनर्जीवित करना या फिर से बनाना हो सकता है? चूंकि ड्वेन डांस जैसा एक अमर राक्षस है जो चौथे महाकाव्य के बाद से जीवित है, उस गुप्त संगठन के लिए एक अतिरिक्त प्राचीन मृत्यु सांत्वना देना सामान्य बात है। शायद उसका संगत टैरो कार्ड मृत्यु है। जैसे जैसे उसका दिमाग दौड़ता गया, लियोनार्ड को विश्वास होने लगा कि उसने सत्य प्राप्त कर लिया है। फिर उन्होंने कुछ विवरणों के साथ संबंध बनाया। ड्वेन डांस एक अमर प्राणी है जो चौथे महाकाव्य के बाद से जीवित है। वह दक्षिणी महाद्वीप को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह हाल ही में बैकलैंड छोड़कर लापता हो गया है। लियोनार्ड चिंतित था। जब उसके साथी चर्चा कर रहे थे, तब अवसर का लाभ उठाते हुए उसने अपना चाय का कप उठाया और अपना मुंह ढांकते हुए धीरे से खुद से कहा, बूढ़े आदमी, क्या ड्वेन का नृत्य मौत का सांत्वना हो सकता है? पैलेस जोरो की थोड़ी वृद्ध आवाज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बलम साम्राज्य की मृत्यु परिषद एक रैंक और एक पदवी दोनों है। यह मृत्यु पथ अनुक्रम 2 का नाम भी है। अनुक्रम 2, उस गुप्त संगठन के पास अनुक्रम 2 देवदूत भी है। एक बार फिर बुदबुदाते हुए लियोनार्ड की पुतलियां सिकुड़ गईं। आप इतने आश्वस्त कैसे हैं कि ड्वेन डांस मौत का सांत्वना नहीं है? क्योंकि वह कोई देवदूत नहीं है। पैलेस तुरंत मुस्कुराया। नहीं, कारण बहुत सरल है। आपने पहले वास्तविक मृत्यु परिषद का चित्र देखा है। जब आप नाइटहॉक्स वेल्च की आत्महत्या की जांच कर रहे थे, हो सकता है कि आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिले हों। वह कोई विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में शिक्षक हैं। अजाक एडगर्स। लियोनार्ड को एहसास होने से पहले ही वह अचंभित रह गया था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि क्लेन मोटी कैसे मृतकों में से जीवित होने में सक्षम था। वह श्राप सहने में क्यों ठीक था, या वह टैरो कार्ड के प्रतीक गुप्त संगठन में क्यों शामिल हो सका। वह सब कर रहा हूं जबकि आमतौर पर नहीं दिख रहा है अपने बारे में कुछ भी विशेष। कारण यह था कि क्लेन के पीछे संबंधित टैरो कार्ड वाला गुप्त संगठन का सदस्य था। डेथ 920 को एस ओरिजिन्स बयाम कहा जाता है, जो गिया इसके नीचे एक मुखौटा के साथ ढकी हुई है। फांसी पर लटकाया गया अल्जीरिया एक बार फिर एडमिरल ऑफ स्टॉस कैटलिया से मिला। एक मेज पर वे दोनों बिना एक शब्द बोले एक दूसरे के सामने बैठ गए। अंत में कैटलिया ने कहा, क्या आपने समाचार सुना है? प्रश्न के साथ लौटते समय एल्गर ने सीधे उत्तर नहीं दिया। जेम और स्पैरो के बारे में? कैटिया कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई और सिर हिलाया। उसने एडमिरल हेल को अपने कठपुतली में बदल दिया है। चाहे वह पहले का एडमिरल ऑफ ब्लड हो या वर्तमान एडमिरल हेल, वे दोनों समुद्री डाकू थे जिन पर उससे अधिक इनाम था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह खुद पर कितना आश्वस्त थी, उसे विश्वास नहीं था कि 2 अनुक्रम 5 अभिजात वर्ग उससे कमजोर थे। आपने मेरी अपेक्षा से पहले ही इसके बारे में जान लिया। अल्जीरिया ने चतुराई से समाचार की प्रामाणिकता की पुष्टि की। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का सदस्य होने के नाते, जो समुद्र के एक बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करता था, वह सीधे तौर पर ऐसा कर सकता था। आधिकारिक चैनलों से नवीनतम समाचार प्राप्त करें। कैटलिया ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, यदि भविष्य समुद्र में होता तो मुझे इसे प्राप्त करने में कई दिन या सप्ताह भी लग सकते थे, लेकिन मैं हाल ही में बयाम में थी। एक विराम के बाद एडमिरल ऑफ स्टॉर्म्स ने स्पष्ट रूप से पूछा, आप इस मामले के बारे में और क्या जानते हैं? जब मैंने आपका संकेत देखा तो मैं सटीक स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहा था थोड़ा सा। जेम और स्पैरो और एडमिरल हेल ने विरोध नहीं किया, क्योंकि जेम और स्पैरो एक ऐसे व्यक्ति के साथ ब्लैक ट्यूलिप पर चढ़े थे जिसे डेथ कंसोल के रूप में संबोधित किया गया था। अल्जीरिया की पुतलियां अवर्णनीय दबाव महसूस कर रही थीं। इसके अलावा यह कोई ऐसा शब्द नहीं था जिसे वह व्यक्ति दिखा सकता था, बल्कि यह एक सम्मानजनक शब्द था जिसे एडमिरल हेल लेडवेल ने इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उसने प्रतिरोध छोड़ दिया और अपनी जान गंवाने को तैयार था। फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा। मृत्यु पथ में मृत्यु सांत्वना भी अनुक्रम का नाम है। वास्तव में एक देवदूत, मृत्यु क्षेत्र से एक देवदूत। अल्जीरिया ने स्वचालित रूप से बात की संभावना को नजरअंदाज कर दिया। बालम साम्राज्य के पतन से पहले सम्राट का पद निश्चित रूप से देवदूत के लिए रखा गया था। बिना किसी प्रतिरोध के जेम और स्पैरो के सहयोगी बन गए।
वे निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो एकमात्र शीर्षक से पूरा किया जा सकता था। इस समय एल्गर ने अचानक कुछ ऐसा सोचा जिसने उस पर गहरी छाप छोड़ी। वाइस एडमिरल तूफान कांगो के सफलतापूर्वक भागने के बाद वह एक कृत्रिम झील के किनारे खड़ा पाया गया था। उसका चेहरा तेजी से सड़ गया था और उसकी आंखें भी अपनी जेब से बाहर गिर गई थी। बाद में इसकी पुष्टि की गई कि यह कार्य बिना किसी प्रतिरोध के एक समुद्री डाकू एडमिरल को तेजी से मारने के लिए किया गया था, विशेष रूप से वह व्यक्ति जो इतनी शक्तिशाली सीलबंद कलाकृति ले गया था। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के स्पेलिंगर ऑफ गॉड आर्कबिशप स्नेक ने घटनास्थल पर यह निर्धारित किया था कि यह मृत्यु पथ से एक उच्च अनुक्रम बेयोंडर द्वारा किया गया था और यह वह व्यक्ति नहीं था जिसे वह जानता था। उसे इस बारे में कोई संदेह नहीं था, अनुक्रम 4 या अनुक्रम 3 देवता द्वारा, दूसरे शब्दों में एक संत। वह इस बात से भी भयभीत था कि मिस्टर फूल का आशीर्वाद एक उच्च अनुक्रम बायंडोंडर था। अब उसने बड़ी मुश्किल से अपनी लार पी ली, यह विश्वास करते हुए कि उसने उस समय मिस्टर फूल को कमतर आंका था। वह व्यक्ति एक संत नहीं था, बल्कि एक जमीन से जुड़ा देवदूत था, जो विभिन्न रूढ़िवादी चर्चों के 3 मुकुटों के समान स्तर का था। विभिन्न चर्चों के पोप, पोंटिफ या मुख्य चरवाहे को एक धन्य व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि श्रीमान मूर्ख अभी भी ठीक हो रहे हैं। अल्जीरिया के विचारों में काफी चमक थी। कैटलिया ने क्षण भर के लिए अपनी उदासी को महसूस किया और उसने पूछा, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ याद आ गया है। स्पष्ट उत्तर देने से पहले 2 सेकंड तक विचार विमर्श किया गया। मैं जो जानता हूं उसके आधार पर मिस्टर फूल के पास अपने आशीर्वाद के बीच एक मृत्युदूत है जो मेल खाता है। कैटलिया ने कहा, जैसे कि वह खुद से बड़बड़ा रही थी। फिर दुनिया ने मुझसे पौराणिक प्राणी रक्त का वादा क्यों किया जो उस मृत्युदूत से नहीं है? क्या ये दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण इसे प्राप्त करना आसान है? शायद। हालांकि अल्जीर को लगा कि एडमिरल ऑफ स्टॉर्स का अनुमान गलत नहीं था। उसने आदतन एक गैर प्रतिबद्ध उत्तर दिया। कैटलिया ने इस विषय पर आगे नहीं बढ़ाया। उसने कहा कि हम आज रात 7 से 8 बजे तक ऑपरेशन शुरू करेंगे। यदि आप इसमें भाग ले सकते हैं तो मेरे साथ वहां जाएं। आखिरकार उसने कारीगर के साथ स्थिति का पता लगा लिया और हैरान होकर पूछा कि यह समय किसी भी गुप्त ऑपरेशन के लिए सबसे उपयुक्त समय नहीं था। एक बार कोई भी गलती होने पर आधिकारिक बेयंडर्स तुरंत इसका पता लगा लेते हैं और अपनी नाक पर भारी चश्मा लगाते हैं और एक जटिल मुस्कान के साथ कहते हैं यह उनके लिए रात के खाने का समय है और वे रात के खाने में मशरूम खाएंगे। क्या संबंध है? अनुभवी अल्जीर को एहसास हुआ कि वह एडमिरल ऑफ स्टॉर्स के शब्दों के उपसंदर्भ को नहीं पढ़ सका। हरे भरे और आर्द्र जंगल में पूर्वी बालम। क्लेन ने जानबूझकर मुख्य मार्ग को टाल दिया और एक निर्जन क्षेत्र में आ गया। उसने लेवल से अपना चांदी का मुखौटा उतारने की योजना बनाई। यह न केवल उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए था, बल्कि एक वास्तविक कारण के लिए था। चांदी का मुखौटा बहुत हड़ताली था। अगर वह इससे निपटता नहीं तो कोई भी ऐसा छिपाव नहीं होता जो प्रत्यक्ष हो सके। दूसरों का ध्यान इससे हट जाता है। एक मैरियनेट की पहचान जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, जीवित रहते हुए वे उतने ही अधिक प्रसिद्ध होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि मेरे पास काले ट्यूलिप पर समुद्री डाकुओं को खत्म करने का समय नहीं होता, तो मेरे पास इसे गुप्त रखने का साधन होता, जबकि मैं उसका अधीनस्थ होने का दिखावा करता। ये बहुत आसान है। जब वह जंगल से गुजरा तो उसके चारों ओर बहुत सारे मच्छर थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके पास नहीं आया। वे सभी व्यर्थ में उसका खून चूसने की कोशिश कर रहे थे। क्लेन ने अपनी नई मैरियनेट को हरे रंग की एसेंस रिंग दी थी, जिसने मच्छरों को आकर्षित किया था। इसके अलावा क्लेन ने पुष्टि की थी कि 2 अंगूठियां पहनना व्यर्थ था। विशेष, वह मच्छरों द्वारा काटे जाने से बहुत डरता नहीं था। कुछ दूरी तक चलने के बाद क्लेन ने लापरवाही से एक सिक्का उछाला और रुक गया। उसने नए मैरियनेट के मुखौटे को हटाने से पहले कुछ और खत्म करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से वह मुखौटे के नीचे छिपे खतरे की गंभीरता की पुष्टि कर सकता था। क्लेन ने तुरंत एक अनुष्ठान स्थापित किया और ग्रे कोहरे के ऊपर से रेडियो ट्रांसीवर को वास्तविक दुनिया में ले जाया। एरो कॉलिन सिटी छोड़ने से पहले उन्होंने मिस मैजिशियन को काल्डेरन सिटी में आध्यात्मिक दुनिया के समन्वय के लिए 350 पाउंड का भुगतान किया था। इसलिए उन्होंने अपने शिकार मिशन की तैयारी के लिए 2 चैनलों से अधिक जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई थी। मिस्टर अजैक लंबे समय तक नींद में थे, इसलिए उन्होंने अपने सामाजिक दायरे को आगे बढ़ाने में संकोच न करने का फैसला किया। एवरनाइट देवी के लिए उसे चीजों को संतुलित करने के लिए शक्तियों को खोजने की आवश्यकता थी, और रेडियो ट्रांसीवर की उपस्थिति के साथ आसपास के जंगल अचानक उदास हो गए। लगभग 10 सेकंड में एल्यूसरी श्वेत पत्र की आवाज सुनाई देने लगी। आपका छोटा, वफादार और विनम्र सेवक तीर आपके आह्वान का जवाब देने के लिए यहाँ है। यहाँ अस्थायी रूप से कोई खतरा नहीं है। आप क्या कहते हैं?
भाषण के इस सहृदय तरीके को देखकर क्लेन ने चुपचाप आह भरी और अंततः पुष्टि की कि वह जादुई दर्पण तीरों से जुड़ा था। उसे पहले डर था कि कागज के टुकड़े पर लिखा होगा, मैं एक बच्चा पैदा करना चाहता हूं। आप बेशक उसने भूरे कोहरे के ऊपर तीरों के संपर्क के खतरे के स्तर का अनुमान लगा लिया था और उसे उत्तर मिला कि यह ठीक है। हालांकि इच्छा के मात्र वृक्ष में भविष्यवाणी में हस्तक्षेप करने की एक मिसाल है। साथ ही सेंट सैमुअल कैथेड्रल के चाइनीज गेट में घुसपैठ की उसकी गलत व्याख्या के कारण वह बहुत निश्चित नहीं था। वास्तव में क्लेन ने पूछने से पहले आरक्षित तरीके से सिर हिलाया, आप आध्यात्मिक दुनिया में काल्डेरन सिटी के बारे में क्या जानते हैं? क्लिक की आवाजों के बीच आकर्षक सफेद कागज का एक टुकड़ा झिझकते हुए रेडियो ट्रांसीवर से बाहर निकल गया। मैं उस शहर को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वहां पहले भी एक संत की मृत्यु हो चुकी है। वहां कुछ देवदूत, यात्री और आध्यात्मिक दुनिया के प्राणी भी थे, जिन्होंने एक बार इसका पता लगाने के लिए प्रवेश किया था और इसे अपेक्षाकृत सहज तरीके से जीवित छोड़ दिया था। इसके अलावा मैं उस शहर की उत्पत्ति के बारे में भी जानता हूं। क्लेन ने दबाने के लिए क्लिक करने की आवाजों के बीच अधिक आकर्षक श्वेत पत्र उगल दिया। इसका पूर्व नाम मृतकों का शहर था। जब से उस प्राचीन देवी ने अंडरवर्ल्ड खोला, तब से मृतकों का शहर धीरे धीरे उसके वंशजों और विश्वासियों के लिए पवित्र भूमि बन गया और शहर को उखाड़कर आत्मा की दुनिया में फेंक दिया गया। इसका कोई भी नागरिक फिर से बाहर नहीं आया। काल्डेरन की उत्पत्ति अब्राहम परिवार के देवदूत से हुई है, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें कदम रखा था। मृतकों की भाषा में इसका मतलब अज्ञात आत्मा